हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। और क्लास 12th के स्टूडेंट्स, आपके लिए हम अगला टॉपिक लेके आ गए हैं। आपका सेकंड चैप्टर जो है, आपके थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का जो सेकंड चैप्टर है, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आप डिस्कस करने जा रहे हो ये है टाउन्स एंड ट्रेड। तो बड़ा बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होने वाला है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप पिछले जो इसके टॉपिक्स हैं इनको भी बहुत अच्छे से समझ लो, तो एक जो है रिलेटिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो आसानी से रिलेट करना आपके लिए पॉसिबल रहेगा। चलो तो शुरू करते हैं। टाउन्स एंड ट्रेड, यानी कुल मिला के आपको इस वीडियो में क्या समझना है कि किस तरीके से ग्रेजुअली छोटे छोटे टाउन्स और वापस से वो जो ट्रेड वाली व्यवस्था है जो कि अब थोड़ी सी बड़े लेवल पर होगी। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपने विकास में देखा इस ट्रेड को, अच्छा खासा डेवलपमेंट में देखा इस ट्रेड को, लेकिन आने वाले टाइम पर ये बहुत ही अलग तरीके की व्यवस्था हो गई थी और जिसमें कहीं पर ट्रेड वगैरह की बात ही नहीं थी। ठीक है, पूरी तरीके से रूरल सोसाइटी हो गई थी। अब हमें वापस से कुछ उसी तरह का सिस्टम देखने को मिल रहा है, तो हम टाउन्स और ट्रेड की तरफ मूव कर रहे हैं। समझते हैं, अलग अलग एंगल से कोशिश की गई है एविडेंसेस देके, इंस्क्रिप्शंस वगैरह और शहरों वगैरह का एग्जाम्पल देके आपको बताने की कोशिश की गई है कि कैसे धीरे धीरे जो शहर थे ये इमर्ज हुए और इमर्ज होने के साथ साथ इनके बीच में ट्रेड कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश हुए। चलिए, सो नए शहर, यहाँ पर हम जो देखेंगे वो देखेंगे नए शहर के बारे में। ठीक है, सो लेट अस रिट्रेस आवर स्टेप्स बैक टू द अर्बन सेंटर्स। ठीक है, इसके पहले आपने मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ लिया, मौर्य एम्पायर के बाद आपने न्यू नोशन ऑफ किंगशिप पढ़ लिया, कंट्री साइड के बारे में पढ़ लिया, जहां आपने थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में समझा था। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में समझने के बाद हम थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो इसलिए अब हम वापस से 6th सेंचुरी की शुरुआत में जा रहे हैं। 6th सेंचुरी की शुरुआत में जा रहे हैं जब अर्बन सेंटर्स ग्रेजुअली डेवलप हो रहे हैं। क्लियर है? यानी वापस से आ जाओ जब महाजनपद, जनपद, महाजनपद, ये आपको बताया था शुरुआत में जब फर्स्ट वीडियो के बारे में हमने डिस्कशन किया था चैप्टर 2 का। तो जो बहुत बिगिनिंग हो रही है अब हड़प्पा के बाद वाले सेटलमेंट की तरफ, उस बिगिनिंग में हमारे पास जो छोटे छोटे अर्बन सेंटर्स डेवलप होने वाले हैं या इमर्ज होने वाले हैं इस एरिया में। क्लियर है भाई? भारत का ये जो हिस्सा है, ठीक है, तो भारत का ये जो हिस्सा है यहाँ पर अब बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, भारत के इस हिस्से में बड़े लेवल पर परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं आपको। ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्टेटस पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शहर भी देखने को मिलेंगे जिन शहरों में आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तेज देखने को मिलेगी, जैसे पाटलिपुत्र वगैरह हो गए थे। अब कैपिटल सिटीज़ है ना, महाजनपद की कैपिटल सिटीज़ हैं, तो जो राजधानियां हैं जिन महाजनपद की, ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ मगध की बात नहीं कर रहे हैं, काशी, कौशल, अंग, मगध, कुरु, पांचाल, चेदी, जितने भी उस समय महाजनपदास हैं, इन सब की जो कैपिटल्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी वहाँ की पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल सिस्टम में। हाँ, तो वी कैन सी देयर इज द इमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर इन द सब कॉन्टिनेंट। कब? 6th सेंचुरी के आसपास। क्लियर है? और ये जो अर्बन सेंटर्स थे ज़्यादातर कौन कौन से थे? हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो महाजनपदास की कैपिटल है यही मुख्य शहरों के तौर पर सर्व कर रही थी। क्यों? क्योंकि यहीं तो पॉलिटिकल सेंटर था, यहीं से शक्ति का केंद्र होता था। ठीक है, यहीं से पूरा राज्य चलाया जाता था। तो जो कैपिटल है उसकी थोड़ी सी व्यवस्था में राजा ध्यान देगा, ऑब्वियस सी बात है, और वो एक तरीके से सेंटर ऑफ ट्रेड, सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बनेगा डेफिनेटली। सो वी कैन सी द ग्रोथ ऑफ सम न्यू मेजर टाउन्स। क्लियर है? मेजर टाउन्स जो हैं इनमें बहुत सारे कैपिटल सिटीज़ भी हैं और कुछ अलग अलग जगह पर लोकेटेड हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये जो मेजर टाउन्स हैं या नए शहर हैं ये कहाँ कहाँ स्थित हैं या कौन कौन सी लोकेशन में पॉसिबली लोकेटेड हैं। चलो, सो मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलॉन्ग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आधे से ज़्यादा आपको जो शहर मिलेंगे, हम ट्रेड के लिए फिजिबल कंडीशन देखेंगे ना, कि ट्रेड अगर हमारा हो तो चाहे वो लैंड रूट के थ्रू ट्रेड हो, चाहे वो वाटर वे के थ्रू ट्रेड हो। अगर लैंड रूट के थ्रू ट्रेड हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि जाते आते समय
प्रॉपर कम्युनिकेशन, मतलब ऐसी टेरेन या ऐसी टेरिटरी या ऐसा एरिया ना हो कि बड़ा मुश्किल हो जाए वहाँ से निकलना, तो बड़ा आसान हो, सहूलियतें भरा होना चाहिए। राजा भी कोशिश करेगा कि ऐसे ऐसे बीच में सिटीज़ पड़ती रहें जहाँ पर व्यापार को फैसिलिटेट किया जा सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके जो ट्रेडर्स वगैरह हैं उनको, या वाटरवे से जा रहे हैं तो इंश्योर करें कि वहाँ पर प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेशन का चैनल हो। ठीक है, तो हम चाहे लैंड रूट से जा रहे हो या वाटर रूट से जा रहे हो, हम ये इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर जो शहर हैं या मैं कहूँ जो ट्रेड है, वो ट्रेड उन इम्पॉर्टेंट एरियाज से होगा जो या तो नदियों के आसपास होते होंगे या फिर वहाँ पे स्थल मार्ग ठीक ठाक होगा, लैंड रूट ठीक ठाक होगा। क्लियर है? तो नदियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो भी, चाहे वो रिवरीन हो, वो आगे हम देखेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पर हो गया कि रूट ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रॉपर। मतलब मेजर टाउन्स या बड़े बड़े टाउन्स वहीं डेवलप होंगे जहाँ पर मेजर रूट ऑफ कम्युनिकेशन बन पाएगा। क्लियर है? तो ऐसे शहरों के बारे में अगर हम देखें तो पाटलिपुत्र आ गया। ठीक है, चलो, गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो है ये पाटलिपुत्र को बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर बनाती हैं। आगे पढ़ें। ठीक है, तो पाटलिपुत्र रिवरीन रूट पर है। चलो, अदर्स सच एज उज्जैनी, उज्जैनी एक इंपॉर्टेंट लैंड रूट है, आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर पड़ेगा लगभग मध्य प्रदेश, उज्जैन आज का जिसे आप कहते हैं। ठीक है, पुराना नाम उज्जैनी है। ऐसा नहीं कि नदी नहीं है यहाँ पर, बट इतनी लंबी नदी नहीं है कि उससे बाद में जाके आप कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रॉपर एस्टैब्लिश कर पाओगे। लैंड रूट के थ्रू ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ट्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है या ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकता है। तो उज्जैनी ये एक बढ़िया लैंड रूट पे था। क्लियर है? कुछ कुछ ऐसे थे जो कोस्टल एरिया में थे, जैसे पुहार वगैरह, तो कोस्टल एरिया गुजरात और एरियाज़ में पड़ेंगे ये। ठीक है, जहाँ से आप सी ट्रेड बहुत ईजिली फैसिलिटेट कर सकते हो। क्लियर है? ये देखो, यहाँ से समुद्र का रास्ता जुड़ता था, सी रूट शुरू होता था, एंड यू कैन फैसिलिटेट द सी ट्रेड। मीन्स यू कैन सी दैट द न्यू सिटीज़, मोस्टली द न्यू सिटीज़ विल इमर्ज इन द एरियाज वेयर देयर इज़ अ प्रॉपर रूट ऑफ कम्युनिकेशन। जहाँ पर संचार का बहुत सुंदर माध्यम है, संचार का बहुत मजबूत माध्यम है, ऐसी ही जगहों पर हम देखते हैं ज़्यादातर शहरों का भी विकास होगा, या वही शहर विकसित होंगे, या वही शहर हमें इतिहास में महत्वपूर्ण समझ में आते हैं जो कुछ कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हैं, रणनीतिक स्थिति पे हैं, जहां से व्यापार आदि बहुत अच्छे तरीके से हो सके। व्यापार के साथ साथ आगे जाके सेना का मूवमेंट और ये सब भी फैसिलिटेट होता था। कुछ कुछ कल्चरल सिटीज़ हैं, कल्चरल सिटीज़ हैं तो उनका स्पिरिचुअल कल्चरल इंपॉर्टेंस हो जाएगा, तो वहाँ टूरिज्म भी ग्रोथ होगी, तो ट्रेड भी ग्रोथ होगा। ठीक है, लोग बाग तो आएंगे ही। तो ऐसी कुछ सिटीज़ हैं जैसे मथुरा, तो मथुरा वॉज दी कल्चरल सिटी। ठीक है, चलो, तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि ऐसे जगहों पर कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिलती है हमें। और ऐसे ही शहर आपको इतिहास में, जैसे उज्जैनी हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया, ठीक है, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र हो गया, ये उस समय के बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। और जब वॉर वगैरह होगी, आप देखोगे उज्जैनी हो गया, काशी हो गया, ठीक है, मथुरा हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, तो कोशिश करेंगे दूसरे लोग कि हम इन एरियाज़ पे, इन टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा कर लें। रिसोर्सफुल हैं ये, यहाँ पे कब्ज़ा करेंगे तो हमारे हाथ में बहुत फ्लॉरिश, प्रॉस्परस ट्रेड आ जाएगा, ट्रेड से रेवेन्यू बनेगा, रेवेन्यू से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारी आर्मी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और हम एक बड़े एम्पायर के तौर पर उभर के आएंगे। समझ में आ रही बात? तो कुल मिला के नए टाउन्स और ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पॉलिटिक्स में भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब शहर विकसित होंगे, क्लियर है, जब वहाँ पर ऐसी सारी परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं जिन परिस्थितियों में लोगों को समस्या नहीं होगी, खाना पीना, रोजगार, सब कुछ सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएगा, तो वहाँ पर ऑब्वियस ही बात है मैक्सिमम लोग आकर सेटल होना शुरू करेंगे। ठीक है, अब मेजर सेंटर ही है, राजा भी वहाँ पर पुश करेगा ना ग्रोथ को, तो फिर लोग आके बसेंगे ही, बड़े बड़े लोग भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो वी कैन सी दैट द एलीट क्लास ऑफ पीपल एंड द अदर क्राफ्ट पर्सन, दे स्टार्ट सेटलिंग इन दोज एरियाज, और इस तरीके से ग्रेजुअली धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। क्लियर है? तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर ऐसे शहरों को फोर्टिफाई किया जाता था। फोर्टिफाई का मतलब किलेबंदी कर दी जाती थी। ठीक है, जैसे दिल्ली शहर हो गया, जैसे पाटलिपुत्र शहर हो गया। तो देखा तुमने, जब यही चैप्टर पढ़ रहे थे तो जब राजगृह थी इनकी राजधानी मगध वालों की, जब पाटलिपुत्र शिफ्ट नहीं किया था उन्होंने, तो राजगृह को उन्होंने किस तरीके से चारों तरफ से दीवार से पूरा कवर कर दिया था ताकि थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, डिफेंस मजबूत हो सके और आसानी से आक्रमण नहीं हो सके। तो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी किलेबंदी की जाती थी। फोर्टिफिकेशन का मतलब है उसको एक पूरी तरीके से किले नुमा आकार दे दिया जाता था ताकि
उसकी सुरक्षा को बहुत बेहतर तरीके से इंश्योर किया जा सके। महत्वपूर्ण शहर है, महत्वपूर्ण शहर में आक्रमण क्या करेगा, वहाँ की सामाजिक, वहाँ की राजनीतिक, वहाँ की आर्थिक सारी गतिविधियों को प्रभावित कर देगा, जो कि लॉन्ग टर्म में राज्य के लिए नुकसानदायक है। चलो, सो ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन, अब बहुत सारी जो उस समय की ऐसी पुरानी एलियट सिटी थी, जैसे पाटलिपुत्र की बात कर दूं मैं, ठीक है, और उज्जैनी की बात कर दूं मैं, या फिर मथुरा की बात कर दूं, या फिर मैं कोई भी और बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट शहर की बात कर दूं जो उस समय के सारे इंपॉर्टेंट मेजर सिटीज़ हैं। क्लियर है? इन सिटीज़ में धीरे धीरे करके कुछ सिटीज़ तो ऐसी हैं जहां पर उतना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हुआ, यानी एक समय आया जब वो बहुत ग्रोथ वाली थी, फिर एकदम डिजर्टेड हो गई, लेकिन बाद में कुछ समय बाद ऐसी सिचुएशन आई कि फिर से ओवर क्राउडेड हो गई, ओवर पॉपुलेटेड हो गई। तो ऐसा समय में चलता रहा, इतिहास में इस तरीके से आपको देखने को मिलता रहेगा। किसी पर्टिकुलर एरिया में एक टाइम पर उसकी बड़ी कल्चरल वैल्यू है, क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है, पॉलिटिकल वैल्यू है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर कुछ समय बाद जब सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट होते रहेंगे, ठीक है, तो फिर जैसे अभी पाटलिपुत्र और मगध बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आने वाले टाइम पर पाटलिपुत्र सेंटर ऑफ पावर नहीं रहेगा, फिर इधर आपका कन्नौज, फिर दिल्ली, इस तरीके से सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट हो रहे हैं। तो पाटलिपुत्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए पाटलिपुत्र के काफ़ी एरियाज जहाँ पर पॉलिटिकल सेंटर हुआ करते थे वो डेजर्टेड हो जाएंगे। लेकिन आज क्या पूरे डेजर्टेड हैं? मैक्सिमम एरिया में देखोगे तो पटना, पाटलिपुत्र पटना ही है, तो पटना तो अच्छा खासा पॉपुलेटेड है, ठीक है। तो समय के साथ आप देखेंगे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति जो है वो बदलती रहेगी। तो हम इनको जानते हैं, तो कैसे जानते हैं? हम जब भी चीज़ों को इतिहास में समझ रहे हैं अभी तक, तो इंस्क्रिप्शन वगैरह की हेल्प से समझ रहे हैं ना। और इंस्क्रिप्शन वगैरह कैसे मिलेंगे? जब वहाँ पर खुदाई करोगे आप। तो ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेशंस, क्योंकि इन एरियाज़ में ज़्यादातर ऐसे शहरों में जहाँ पर अब पॉपुलेशन वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गई है, यहाँ पर अगर हम एक्सकेवेशंस करेंगे तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। जहाँ पे सेटलमेंट है वहाँ पे एक्सकेवेशन, किसी का घर खोद दोगे क्या तुम अब इतिहास जानने के चक्कर में, ठीक है ना। और क्यों खोद दोगे? पहले तुमको याद नहीं, अचानक से याद आए, किसी ने घर बना लिया, सालों से, 200 सालों से, 100 सालों से उसके पीढ़ियाँ पूर्वज रह रहे हैं, अब आप उसके चक्कर में उसको रिहेबिलिटेट कर दो, तो या तो अच्छा खासा कंपनसेशन वगैरह दो तो ठीक भी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि एक दो घर, जब आप एक्सकेवेशंस करोगे ना तो माइल्स में एक्सकेवेशन होगा, कई किलोमीटर्स में एक्सकेवेशन होगा, तो कुल मिला के जितना खर्चा एक्सकेवेशन से निकलेगा नहीं, और उससे ज़्यादा आपको देना पड़ जाएगा एज ए कॉम्पनसेशन, ठीक है। खुदाई में अलग खर्चा करना पड़ेगा, तो इससे कोई ज़्यादा रेवेन्यू तो आने वाला नहीं है, तो सरकारों को भी लगता है छोड़ो जाने दो। सो एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन इन एरियाज़ में करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो साइट्स हैं यहाँ पर द पीपल स्टार्टेड लिविंग, द पीपल हैज़ गॉट सेटल्ड इन दिस एरियाज, डेंस सेटलमेंट हमको देखने को मिलता है, सघन यहाँ पर बसावट देखने को मिल जाती है। क्लियर है? हड़प्पन की तरह नहीं, हड़प्पन का एरिया अभी भी काफ़ी कुछ उतना डेंसली सेटल नहीं है, कुछ कुछ एरियाज़ में लोग बसना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे उस समय हड़प्पा जब 1920-21 के आसपास, तो उस समय तो और कोई नहीं रह रहा था, बहुत पूरा डेजर्टेड टाइप का ही था। फिर अब काफ़ी कुछ एरिया में थोड़े बहुत सेटलमेंट है, और काफ़ी कुछ एरिया अब यूनेस्को वगैरह की हेरिटेज साइट है, तो वहाँ पे बसेगा भले कोई नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पब्लिक एक्टिविटी होती रहती है। चलो, तो वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम देम, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक्सकेवेशंस वगैरह करते तो शायद हमको बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल जाते, आर्टिफैक्ट्स मिल जाते, जो आर्टिफैक्ट्स हमको हेल्प कर सकते थे, जैसे हड़प्पा वगैरह से हमको मिले हैं, जिससे उनके डेली लाइफ पैटर्न के बारे में हमको पता चलता है, ठीक है। डेली लाइफ का जो पैटर्न है इसके बारे में हमको पता चलता है, क्योंकि अभी तक आपने ज़्यादातर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी है, थोड़ा सा डेली लाइफ वाली हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सकेवेट करते ज़्यादातर साइट्स को जहाँ पर लोग रहने लग गए हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती ना, जैसे कि हड़प्पा वगैरह में हमने किया है, बाकायदा खुदाई वगैरह करी और वहाँ से खूब सारे आर्टिफैक्ट्स निकाले। जैसे आप देखो, पॉटरी हो गया, ठीक है, बर्तन हो गया, पॉटरी बॉल्स होते ना, ये आपने ढेर सारे पॉटरी बॉल्स देखे, ठीक है। डिशेस, ये भी बर्तन हो गए विद अ ग्लॉसी फिनिश, यानी बहुत सारे ऐसे बर्तनों में बाकायदा उनको इस तरीके से पॉलिश किया गया है कि उनमें आपको एक शानदार टाइप की फिनिशिंग दिखती है, ठीक है, ग्लॉसी फिनिशिंग दिखती है, चमक दिखती है, कहना चाहिए मेरे को कि चमक दिखती है कुल मिला के, ठीक है। ऐसे ही पॉट्स के एग्जाम्पल हैं नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, ठीक है, क्लास 6 में आपने इसके बारे में पढ़ रखा है।
आपको ध्यान हो या ना हो, लेकिन आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, आई एम श्योर, ठीक है। सो NBPW टाइप की जो पॉटरीज होती थी, जो बर्तन वगैरह होते थे, ये एज आई सेड, जैसा मैंने कहा, काफ़ी शाइनी ग्लॉसी होते थे और ये इंडिया के उस टाइम के कल्चर को भी शो करते हैं। ध्यान, कई जगह से हमें एक्सकेवेशंस में इस तरह के जो बर्तन हैं, इस तरह के पॉटरीज हैं, ये मिलते हैं और ये ज़्यादातर ये भी शो करते हैं कि माइट भी एलीट क्लास के लोग ही ज़्यादातर इनको यूज़ करते थे, ठीक है। अब ये जैसा इसका नाम है ब्लैक पॉलिश्ड, तो बेसिकली क्या है, इसके बनाने की जो मेथड है, ये थोड़ा सा इसके बारे में हिस्टोरियंस अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं इसको कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट बेसिकली इसमें ये जो फिनिशिंग आती थी, जो ग्लॉसी शाइन आती थी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड की वजह से आती थी ये, ठीक है। तो PGW पेंटेड ग्रेवेयर और NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वर्ड के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ी सी गलती है आपकी, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना चाहिए था, वहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बनाया जाता था कि इसकी जो सरफेस होती थी काफ़ी ज़्यादा, ये क्ले के ही हैं, मतलब कोई और दूसरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इनको इस तरीके से गर्म किया जाता था, क्ले के ही बर्तन है, बट माइट भी इनके ऊपर प्लांट जूसेस या कुछ ऐसे लिक्विड्स का एक लेयरिंग किया जाता था, फिर इनको पकाया जाता था, क्लियर है। तो बिकॉज ऑफ दैट दे अटेन दैट ग्लॉसी फिनिशिंग। ये ज़्यादातर रेड या ब्लैक कलर के होते थे, ठीक है, रेड या ब्लैक कलर के होते थे। तो यहाँ पर NBPW का जिक्र है, क्लियर है। सो एज आई सेड, इट वॉज यूज्ड बाय रिच पीपल, ज़्यादातर एलीट क्लास के जो लोग होते थे खाने वगैरह में इनका प्रयोग करते थे। जैसे आज के डेट में हम लोग बहुत बड़े शाइनी वाइनी टाइप के चीनी मिट्टी और इस तरीके से बेहतरीन टाइप की क्रॉकरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस ज़माने में इस तरीके के बर्तन इस्तेमाल हुआ करते थे जो एलीट क्लास के, रिच क्लास के लोग होते थे, राजा महाराजा या लैंडलॉर्ड्स या जो बाकी लोग हो गए जो ठीक ठाक, मतलब कुछ समझ रहे हो, हैसियत टाइप की रख रहे हैं। चलो, इसके अलावा वी हैव गॉट ऑर्नामेंट्स वगैरह, बहुत सारे आभूषण वगैरह मिलते हैं हमें, टूल्स वगैरह मिलते हैं, है ना, फाइटिंग टूल्स से अलावा, इसके अलावा सिलाई कढ़ाई बुनाई से लेके खुदाई से लेके हर तरह के जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल करने वाले मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, वेसल्स, दूसरे कुछ और बर्तन मिलते हैं, स्कल्पचर्स या फिगरेन्स मिलती हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ मिलती हैं, क्लियर है। और इनमें से बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट जैसे ऑर्नामेंट्स हैं या टूल्स हैं, ठीक है, इनमें से बहुत सारे वेसल्स हैं जो क्ले के तो बनते ही थे, क्ले तो एक पार्ट हो ही गया, क्ले के अलावा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड टेराकोटा के बने हुए होते थे, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इन सब के बारे में आप जानते हो, इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आपने सुना नहीं है कि गोल्ड तो जानते हो, सोने के बने हुए हैं, सोने की कोई चीज़ लगी हुई है ऑर्नामेंट वगैरह में, सिल्वर भी एक और जो है प्रीशियस मेटल है, कॉपर आपको पता ही है, ठीक है, कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बन जाता है, तो ब्रॉन्ज हो गया ये, कॉपर जो फर्स्ट मेटल हो गई, आइवरी हाथी दांत को कहते हैं हम, ग्लास, ठीक है, ग्लास शेल, कांच के टुकड़े, और इसके अलावा टेराकोटा इज अ काइंड ऑफ क्ले, बर्न क्ले को हम टेराकोटा कहते हैं। तो इस तरीके से दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि हमको एक्सकेवेशन से जानकारी देती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाय द सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा वी फाइंड शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस। अब ये क्या है वोटिव इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में शायद तुम लोगों ने सुना होगा वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। सो वोटिव का द वर्ड वोटिव सिंपली मीन्स ऑफरिंग या ऑफर्ड, किसी को कुछ ऑफर किया हुआ है, ठीक है। तो द वर्ड वोटिव मीन्स, वोटिव का मतलब होता है बेसिकली, वोटिव मीन्स टू ऑफर, किसी को कुछ भेंट करना। एंड वोटिव इंस्क्रिप्शन सिंपली मीन्स ऐसे इंस्क्रिप्शंस जिनमें ज़्यादातर जो डिटेल्स दी गई है वो डिटेल्स किन चीज़ों से रिलेटेड है, what was gifted to particular person, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन, किसी को भी कुछ ऐसा गिफ्ट वगैरह दिया गया है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो गिफ्ट के तौर पर, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो एक्सचेंज की मेथड है या एक्सचेंज करने का जो एविडेंस है, दैट एविडेंस इज नोन एज वोटिव इंस्क्रिप्शन। ऑलराइट, सो वी फाइंड शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन, छोटे छोटे वोटिव, मान लो आप, जैसे मान लो हमने आपको कुछ ऐसा दान दिया, ज़मीन दिया, कुछ ऐसा संपत्ति दिया, कुछ भी, तो हमने एक मेटल प्लेट पे छोटे पे लिखवा के एक उसके तौर पर रख दिया, एक एविडेंस के तौर पर भी कि कल को आपको भी शो करना हुआ किसी अथॉरिटी को, राजा तो बदलते रहते हैं, या राजा की भी अथॉरिटीज़ टैक्स वैक्स कलेक्ट करने जाते रहते हैं, तो आपको दिखाने के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉपी हो जाएगी, एक राजा के पास एक आपके पास, तो आप दिखा सकोगे कि हाँ दैट थिंग वॉज एक्चुअली गिफ्टेड टू me by the Raja, ठीक है। So this is how votive inscription is aiming for.
मतलब इस वजह से ये उद्देश्य होता था वोटिव इंस्क्रिप्शंस का। क्लियर है? तो बहुत सारे शहरों में हमें वोटिव इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिनमें क्या नाम मेंशन है, डोनर का नाम मेंशन है कि भैया दिया किसने है। दीज मेंशन द नेम ऑफ द डोनर, देने वाले का नाम मेंशन है कि वो बेसिकली क्या डोनेट कर रहा है और किसने डोनेट किया, हु। ठीक है, तो मान लो कोई एक इंसान है, ठीक है, अब इसने अगर कुछ डोनेट किया हुआ है तो फिर इसने जो है वो ऐसा एक इंस्क्रिप्शन में लिखवा दिया है कि मैंने पर्टिकुलर चीज़ डोनेट की हुई है। क्लियर है? एंड समथिंग स्पेसिफाई हिज हर ऑक्यूपेशन एज वेल। अब वो है कौन, ये लैंडलॉर्ड भाई साहब हैं या राजा भाई साहब हैं, ठीक है, तो कौन है ये भी पता चल जाएगा वोटिव इंस्क्रिप्शन से। दे टेल अस अबाउट पीपल हु लिव्ड इन टाउन्स। अब ये जिसको दान करेगा, जिसको भी गिफ्ट करेगा, ऑफर करेगा, उसके बारे में भी लिखेगा ना, उस समय के बारे में थोड़ा बहुत तो कुछ लिखेगा कि इस पर्सन को दे रहा हूँ मैं, ये पर्सन इस जगह पे रहता है, इस गांव पे रहता है, इस मोहल्ले में रहता है, इस गली में रहता है, इस खोली में रहता है, जो भी उसका डिटेल होगा कुछ तो लिखेगा। सो दे टेल अस अबाउट पीपल हु लिव्ड इन टाउन्स। तो हमें इस वोटिव इंस्क्रिप्शन से बहुत कुछ पता चलता है कि ये लोग किस तरीके से वहाँ पर रहते थे या किस जगह पर रहते थे, किन किन एरियाज़ में रहते थे। तो इंपॉर्टेंट सिटीज़ वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा और उसके बारे में कहानियाँ पता चल जाएंगी। ठीक है, अब वो क्या है, वॉशिंग फॉक है, धोबी है, ठीक है, वेवर है, स्क्राइब है, का काम करता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट प्रोफेशंस से रिलेटेड हो सकते हैं ना। क्लियर है? कारपेंटर है, पॉटर बर्तन बनाने वाला है, गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, सुनार है, लोहार है, या दूसरे कोई ऑफिशियल हैं, रिलीजियस टीचर है, मर्चेंट हैं। जो मतलब इस वोटिव इंस्क्रिप्शन से आपको दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस जगह पर ये एक्सचेंज हुआ है, किन के बीच में ये एक्सचेंज हुआ है, राजा के बीच में एक्सचेंज हुआ है, प्रजा के बीच में एक्सचेंज हुआ है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समटाइम्स हमें इनमें से कभी कभी वोटिव इंस्क्रिप्शन आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। वोटिव के अलावा वैसे भी कुछ इंस्क्रिप्शन है जो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या है ये है गिल्ड या श्रेणी। तो गिल्ड या श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ये अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, कि गिल्ड या श्रेणी क्या होता है। तो 12वीं के बच्चों जो है ये आपको आगे भी काम आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में। 12वीं में तो आ ही सकता है, हो सकता है गिल्ड पूछ ले सीधा सीधा कि श्रेणी या गिल्ड क्या होते थे, इनके पर्पस क्या होते थे। ठीक है, तो कभी कभी क्या है, गिल्ड और श्रेणी जो है ये बेसिकली ग्रुप हो गया। इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स वगैरह जो होते थे अपना एक ग्रुप बनाते थे। क्लियर है? तो इट वाज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शंस और क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड द मर्चेंट। क्लियर है? तो मान लो कुछ एरिया में कुछ ब्लैक स्मिथ्स हो गए या गोल्ड स्मिथ हो गए या कारपेंटर या पॉटर्स हो गए, इन्होंने अपना एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये अब ये ट्रेड वगैरह में इंडल्ज हैं, इन्वॉल्व हैं, कॉमन नेगोशिएशंस होते हैं इनके। क्लियर है? तो मतलब इन्होंने अपना एक संघ, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा बना लिया, जैसे आज के डेट में होता है ना व्यापारी संघ। क्लियर है? कपड़ा व्यापारी संघ, बर्तन व्यापारी संघ बना लिया, लोहा व्यापारी संघ बना लिया आपने। तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को ट्रेड करने वाले जो ट्रेडर्स हैं इनका अपना एक ग्रुप हो गया, वर्ग हो गया, संघ हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दैट संघ और ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज गिल्ड और श्रेणी, इसी को श्रेणी कहते थे। क्लियर है? सो दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन और मर्चेंट इज मेंशन इन द वोटिव इंस्क्रिप्शंस एज वेल। क्लियर है? अब इनमें क्या होता ना, तो ये लोग जैसा मैंने कहा कि व्यापार के लिए बनाते थे लोग अपना एक ग्रुप। तो बेसिकली ये जो गिल्ड है या श्रेणी है, इसके थ्रू ये लोग करते क्या थे, इसके थ्रू ये लोग बेसिकली रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करेंगे, उसको रेगुलेट करना, प्रोडक्शन एक्टिविटी को, मतलब पूरी जो आपकी ट्रेड साइकिल है, इस ट्रेड साइकिल में रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से लेके कहाँ से किस किस जगह से हमको रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना है, लेके आना है, कहाँ पर हमको वो थोड़ा सा चीप में मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव मिल जाएगा। क्लियर है? इसके बाद रॉ मटेरियल जब हमको मिल जाएगा तो फिर हम कैसे उसका प्रोडक्शन करेंगे या उसमें से जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाएंगे। क्लियर है? और इसके बाद फिर हम उसको कैसे मार्केट करेंगे अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को। तो पूरी जो इकोनॉमिक साइकिल है आप देख रहे हो, इस इकोनॉमिक साइकिल को ये लोग रेगुलेट करने के लिए अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं कई बार। ठीक है, इन चैलेंजेस को मिलके हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उनके प्राइजेस वगैरह के रेगुलेट करने में भी हेल्प होगी अगर हम एक साथ रहेंगे। मान लो हम में से कुछ लोग ऐसा है कि किसी एक जगह पे अलग भाव पे बेच रहे हैं, अलग भाव पे बेच रहे हैं, तो इससे हमको सबको भी नुकसान है ना, तो एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। तो गिल्ड बेसिकली आप कह सकते हैं काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और संघ काइंड ऑफ, ठीक है, विच इज बेसिकली helping these traders or through which these traders or the merchants they are regulating the entire cycle from procurement of raw materials to the finished goods। ठीक है, यानी पूरी जो आर्थिक आपकी
प्रक्रिया है, उस एक वस्तु से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, उसको ये नियंत्रित करते हैं यहाँ पे। क्लियर है? इट इज़ लाइकली दैट क्राफ्ट पर्सन्स यूज्ड अ रेंज ऑफ आयरन टूल्स टू मीट द ग्रोइंग। तो हमें गिल्ड के जब कुछ ऐसे वोटिव इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं या कुछ दूसरे इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, तो हमें वहाँ पर एक और एविडेंसेस मिलता है कि कुछ ऐसी गिल्ड्स थी जिन गिल्ड्स के जो ट्रेडर्स थे, जैसे मान लो आयरन रिलेटेड चीज़ों से वो व्यापार कर रहे हैं या आयरन रिलेटेड चीज़ों का वो व्यापार कर रहे हैं, तो आयरन के बने बर्तन वगैरह हो गए, आयरन के बने दूसरे टूल्स या वेपन्स हो गए, इनका वो बेसिकली व्यापार कर रहे हैं। तो ये जो व्यापारी होते थे, क्राफ्ट्समैन होते थे, कारीगर वगैरह होते थे, इन्होंने डिफरेंट रेंज के टूल्स वगैरह बनाए हुए थे। क्यों? क्योंकि ग्रेजुअली माइट बी इस पर्टिकुलर टाइम पर आयरन के टूल्स की डिमांड बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें पता चलता है इन इंस्क्रिप्शन से। मतलब उस समय की जो एलीट क्लास है, वो एलीट क्लास विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरणों का प्रयोग कर रही है। चलो, बहुत अच्छे समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम। ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो अभी आपने टाउन्स एंड ट्रेड देखा, टाउन्स एंड ट्रेड के साथ साथ आप क्या देख रहे हैं? आपने सिटीज़ के बारे में भी देखा है। क्लियर है? न्यू सिटीज़, तो यहाँ हम नए शहरों तक का हमने हिसाब किताब देख लिया। क्लियर है? नए शहरों का देख लिया कि किस किस तरीके से नए शहर बने और वहाँ पर क्या क्या सिस्टम चल रहा है। अब देख लो कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो ट्रेड की एक्टिविटीज़ हैं, इस ट्रेड की एक्टिविटी पूरे सब कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट के बियॉन्ड, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है यहाँ पर, तो ठीक है इन हाउस या इंटरनल ट्रेड चल रहा है, लेकिन क्या हमारे ट्रेड कॉन्टैक्ट्स हमारे कॉन्टिनेंट के बाहर भी थे? तो समझ में आ जाएगा अभी। फ्रॉम 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, लैंड एंड रिवर रूट्स, ठीक है, तो लैंड एंड रिवर रूट्स, यानी दो रूट्स के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी है। लैंड रूट के बारे में और रिवर रूट के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपसे बात की है। क्या क्या दोनों के फ़ायदे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी। तो लैंड रूट और रिवर रूट जो है, ये एक दूसरे को कट शॉर्ट या क्रिस क्रॉस, यानी थोड़ा सा इस तरीके से आप देखोगे कि कहीं से लैंड रूट से होकर फिर रिवर रूट कनेक्ट हो रहा है, रिवर रूट से फिर लैंड रूट कनेक्ट हो रहा है। सो लैंड एंड रिवर रूट क्रिस क्रॉस्ड द सब कॉन्टिनेंट, यानी हमारा जो भारत का इंटरनल ट्रेड है या भारत के भूमि का जो क्षेत्र है, सब कॉन्टिनेंट का जो क्षेत्र है, इस सब कॉन्टिनेंट के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है कि ज़मीन और जो पानी के सतह के थ्रू या पानी के थ्रू या नदियों के थ्रू, जल के थ्रू जो व्यापार होता था, ये एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करता रहता था। ठीक है, ये एक दूसरे को हमेशा ऐसा आप कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट करता रहता था। क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं है कि लैंड से शुरू हुआ तो लैंड से ही निकलेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं बीच में हम पानी में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कई जगह पर लैंड से शुरू हो रहा है और उसके बाद ऐसे भी हो रहे हैं कि कमोडिटीज़ या गुड्स जो है वो रिवर एरियाज़ में भी मूव कर रहे हैं, और फिर रिवर एरियाज से फिर वो कुछ गुड्स जो हैं वो आपके लैंड रूट्स की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ द ट्रेड वाज फैसिलिटेटेड। सो in this whole subcontinent we can see the land and river routes, they crisscrossed each other, clear है, and extended in various directions, और अलग अलग दिशाओं की तरफ बढ़ जाते हैं, इनफैक्ट भारत के बाहर। तो आप देख लो इधर, ठीक है, तो भारत के बाहर की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम भारत के बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो व्यापार है, ठीक है, भारत के बाहर का जो व्यापार है, ठीक है, इसमें ये कनेक्ट कहाँ करेगा? इधर ये कनेक्ट करेगा कहाँ पर? चाइना से शुरू हो जाएगा, या कह दो चाइना भी काफ़ी कुछ इसमें है, ठीक है, फिर ये इधर अरब सी से होते हुए, रेड सी से होते हुए, ठीक है, या पर्शियन गल्फ, ऐसा कहना चाहिए, पर्शियन गल्फ से होते हुए यूरोप को कनेक्ट कर देगा भैया। ठीक है, तो पश्चिम में यूरोप तक कनेक्टेड हो जाएगा। इधर अफ्रीका भी इसके जद में आ रहा है, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये तो ये पर्शियन गल्फ यहाँ से, ठीक है, तो अफ्रीका कनेक्टेड होगा, अफ्रीका का नॉर्दर्न पोर्शन कनेक्ट होगा, ठीक है, ये अरब सी हो गया आपका। इधर सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो है ये, ठीक है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ऊपर की तरफ चले जाओ, तो हम देखते हैं कि जो बाउंड्रीज़ हैं ट्रेड की, वो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया तो है ही है,
और इसमें लैंड रूट और रिवर रूट क्रॉस क्रॉस करते हैं हमारे यहाँ। लेकिन हमारा जो ट्रेड है ये ट्रेड भारत से शुरू होकर यूरोप तक जाता था, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया डिफरेंट डायरेक्शन में, लैंड के थ्रू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, ठीक है, और ओवरसीज कई पोर्ट्स वगैरह को, कई कोस्ट लाइन्स को कनेक्ट करता था, ठीक है। ये अरेबियन सी से पूर्व की तरफ और उत्तरी अफ्रीका की तरफ और वेस्ट एशिया की तरफ, यहाँ से यूरोप की तरफ, ये वेस्ट एशिया हो गया आपका। इसके बाद बे ऑफ बंगाल होते हुए साउथ ईस्ट होते हुए इधर पूरा एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना की तरफ। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट हाउ द ट्रेड बाउंड्रीज वर एक्सटेंडेड एंड द ट्रेड रूट्स वर एक्सटेंडेड, यानी जो व्यापारिक मार्ग हैं वो कितने दूर दूर तक फैले हुए हैं। क्लियर। रूलर्स ऑफन अटेम्प्टेड टू कंट्रोल, और इस क्षेत्र में जितने भी शासक आएंगे, जितने भी किंग्स आएंगे, एम्परर्स आएंगे, अशोक को आपने देखा, अशोक ने कलिंग के ऊपर क्यों आक्रमण किया था? एकमात्र रीजन था उसका कलिंग के ऊपर आक्रमण करने का, और वो क्या था? क्योंकि कलिंग वॉज द कोस्टल एरिया, उड़ीसा का जो सदर्न पोर्शन था वो उसको चाहिए था, वहाँ से ट्रेड फैसिलिटेट होता था, वहाँ से उसको बे ऑफ बंगाल वाला ये पूर्वी क्षेत्र जो है व्यापार करने के लिए मिल जाता। क्लियर है। तो इस वजह से हो गया टसल, ठीक है, कहा सुनी हो गई, ईगो में अटैक कर दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। जितने भी शासक होंगे अक्सर ये लोग कोशिश करेंगे इन रूट्स को कंट्रोल करने की। दे विल ट्राई टू कंट्रोल दीज रूट्स। व्हाई दे विल ट्राई टू कंट्रोल दीज रूट्स? बिकॉज इट विल बेनिफिट देम विथ द प्रॉस्पेरिटी एंड द रेवेन्यू। अच्छा खासा पैसा आएगा ना, अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा। जब रेवेन्यू आएगा तो फिर कुल मिला के फायदा मिलने वाला है। क्लियर है। इसके अलावा स्टेबिलिटी भी हो जाएगी, प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस। ठीक है भैया, आप जब इस एरिया को प्रोटेक्ट करोगे, आप राजा बन गए हो, अब आपके हाथ में आ गया, तो फिर आपको उस एरिया को प्रोटेक्ट करने का रेवेन्यू और फ़ायदा मिलेगा, ट्रेड की भी स्टेबिलिटी हो जाएगी, और आपके साथ में आपकी जो वृद्धि है, आपका चारों तरफ नाम है, ये तो हो ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो कुल मिला के हमेशा इस बात पे जद्दोजहद चलती रहेगी कि जिसका भी लगेगा कि ठीक ठाक हिसाब किताब है, सैनिक वैनिक है, तो चलो भाई एक बार तो ट्राई करके देखें, जीतते हैं अगर तो चलो आगे बढ़ते हैं। दोज हु ट्रैवल्स दीज रूट्स इंक्लूडेड पेडलर्स, इस क्षेत्र में यात्रा करने वाले डाइवर्स कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पेडलर यानी ऐसे चलने फिरने वाले, ठीक है ना, पैदल चलने वाले, ठीक है। सो पैदल चलने वाले लोग हैं, ठीक है। पेडलर्स मीन्स दोज हु ट्रैवल ऑन फुट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यापारी वगैरह हैं जो पैदल नहीं जाएंगे, अब अच्छा खासा माल लेके जा रहे हैं, खूब सारा गुड्स है उनके पास, बोरे भर भर के, बैलगाड़ी भर भर के, तो पैदल अपने सर पे उठाएगा, मर नहीं जाएगा। तो फिर ऐसे मर्चेंट्स वगैरह हैं, दे आर ट्रैवलिंग विद द हेल्प ऑफ बुलक कार्ट्स, ठीक है। बैलगाड़ी वगैरह में बढ़िया रख वक के अपना बोरी वोरी सब पैक वैक कर लिया, बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। क्लियर है। सो दे ट्रैवल विद अ कारवां। एक दो आदमी भी नहीं है इसमें, पर जब बल्क में जा रहा है, ऐसा थोड़ी है कोई मंगाएगा तो वो कहेगा कि 4 पैकेट लेते आना अंजीर के, ठीक है ना, या कुछ भी ऐसा मान लो, ठीक है। मसाले हैं तो मसाले ऐसा तो कहेगा नहीं कि एक काम करना 1-1 किलो मसाले लेते आना। मंगाएगा तो कुछ क्विंटल विंटल में मंगाएगा ना, 200-500 इस तरह से मंगाएगा क्विंटल में, तब जाके वहाँ जाके दूसरी जगह पर बेचेगा फिर वो छोटे छोटे पैकेट्स में। तो इस तरीके से बल्क में जाएगा सामान। तो कारवां जो होते थे वो एनिमल्स की पीठ पर, घोड़े हो गए, खच्चर हो गए, उनकी पीठ पे मस्त बोरी वोरी लाद दिए बढ़िया बेहतरीन, और उसके बाद लेके चले गए या फिर बैलगाड़ियों में लेके चले गए। ऑल्सो देयर वर सी फेरर्स हुज वेंचर्स वर रिस्की। तो लैंड रूट पे जब ऐसा होता था ट्रेड, तो इस तरीके से सिचुएशन बनती थी, है ना, गधे खच्चर जा रहे हैं, सब बैलगाड़ी जा रही है, पैदल वैदल जा रहे हैं, इस तरीके से। लेकिन जब सी रूट के थ्रू ट्रेड होगा तो फिर क्या, देयर वर सी फेरर्स। सी फेरर्स का मतलब है ऐसे लोग जो समुद्र में यात्राएं कर रहे हैं, बेधड़क बेहिचक, मस्त जहाज वगैरह में, है ना, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वगैरह देखी ना, हाँ, तो उसी टाइप में बढ़िया पट्टी वट्टी एक आंख में बांध के निकल रहे हैं। तो दीज वर सी फेरर्स, इनका काम ही होता था कि बाकायदा समुद्र में व्यापार को फैसिलिटेट करना। हालांकि उस समय का समुद्री व्यापार काफ़ी रिस्की हो गई ना, उस समय इतनी प्रॉपर मैप हैं ना, कंपास हैं, न जानते हैं कि कहाँ चले जा रहे हैं। पता चला मसाला लेके अरब सी से बैठे और पहुँच गए कहीं और, मसाला देना कहीं और था, मसाला लेके पहुँच गए कहीं और, ठीक है। तो इसमें भी बड़ा मुश्किल होता था। तो ये एक समस्या। इसके अलावा थोड़े बहुत और कुछ, भाई समुद्री एरिया में रह रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तमाम और समस्याएं जुड़ी रहती थी। क्लियर है। उस समय इतने पायरेट्स नहीं होते थे, छोटे मोटे फिर
टसल्स हो जाती थी, लेकिन इतने पायरेट्स वगैरह नहीं होते थे कि पता चला सोमालिया पायरेट्स आ गए और सब लूट के ले गए, जान अलग गई। सो दिस सी ट्रेड वाज रिस्की बट इट वाज प्रॉफिटेबल बिकॉज ऑफ दैट। ये लोग इसमें अपना रिस्क लेते थे इसमें, क्लियर है। सक्सेसफुल मर्चेंट्स डेजिग्नेटेड एज मसत्तवन इन तमिल एंड सेठीज एंड सतवाहास इन प्राकृत, क्लियर है। तो हमें इंस्क्रिप्शंस जो है, इन इंस्क्रिप्शंस से इस प्रकार के व्यापारियों का जिक्र मिलता है। बड़े बड़े जो व्यापारी हैं इनका हमें जिक्र मिलता है इंस्क्रिप्शन से। कैसे जिक्र मिलता है कि तमिल क्षेत्र में, दक्षिण भारत की तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे प्रीशियस स्टोन वगैरह हो गए, ठीक है, गरम मसाले वगैरह हो गए, जिनका बहुत बड़े पैमाने पर पश्चिम के देशों की तरफ डिमांड है, ठीक है। तो ऐसे व्यापारी बड़े लेवल पर जो व्यापार करते थे, इनको कुछ नाम से डेजिग्नेट किया जाता था, क्लियर है। तो ऐसे सफल व्यापारी जिन्होंने अपना अच्छा खासा एम्पायर बना लिया है, नाम बना लिया है, ठीक है, अडानी अंबानी टाइप के, ठीक है, इनको क्या कहते थे? मसत्तवन। तो तमिल में इसको मसत्तवन कहा जाता था, और हमारे पास प्राकृत भाषा में इनके लिए सेठी कहते हैं ना, सेठ, सेठीज या सत्तवाहास, दीज आर दी टर्म्स विच वर यूज्ड फॉर सक्सेसफुल ट्रेडर्स, ठीक है ना, बिजनेस टाइकून टाइप का ऐसा। अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स वेर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत बड़े पैमाने पर जो वस्तुएं हैं इनका व्यापार होता था भारत से अलग अलग क्षेत्रों की तरफ। अभी जैसा मैंने एक आपको मैप दिखाया और उसमें बताया, ठीक है ना, ये वाला, तो इन दूर देशों तक जो है बड़ी बड़ी वस्तुओं का, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था, जो कि यहाँ से जाती थी। जैसे नमक हो गया, अनाज हो गया, कपड़े हो गए, मेटल ओर्स हो गए, फिनिश्ड प्रोड्यूस हो गए, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, ये कुछ हैं। स्पाइसेस वगैरह, सिल्क वगैरह, ये सब आ जाएगा अभी, क्लियर है, जिसकी वजह से फिर बाद में फंसोगे तुम लोग। अंग्रेज आएंगे, खूब पिटाई करेंगे तुम्हारी इसी चक्कर में, है ना। तो ये प्रॉस्पेरस ट्रेड हो गया। स्पाइसेस, मसाले, बोला ना मैंने, तो मसाले आ गए। स्पाइसेस स्पेशली पेपर, काली मिर्च, बॉडी को भी गर्म रखने में अच्छा खासा हेल्प करती थी। और उधर दूर देश के पश्चिम के लोग जो खाना वाना खाते थे, उनमें मसाला वसाला रहता नहीं था, उनके इधर मसाला होता नहीं था। तो जब इधर से मसाला गया, थोड़ा बहुत ऊपर से बढ़िया काला नमक और काली मिर्च विर्च डाली, है ना, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और खाने के बाद एकदम मज़ा आ गया, टेस्ट आ गया, तो उनको लगा और लेके आओ, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लैक पेपर यानी स्पेशली पेपर वगैरह, दीज वर इन वेरी हाई डिमांड इन द वेस्टर्न कंट्रीज़, क्लियर है, बहुत ज़्यादा अच्छे खासे डिमांड में थी, ठीक है। रोम के लोग तो बेचारे इसलिए व्यापार ही करते थे। रोम के लोगों की दिली ख्वाहिश रह गई थी, रोम नेस्तनाबूद हो गया, ख़त्म हो गया, बट रोम का राजा है जिसका नाम है ट्रजान। तो रोम का राजा ट्रजान जो है, उसकी दिली ख्वाहिश थी, वो कहता है अपने एक इंस्क्रिप्शन में, एक जगह पर उसका स्टेटमेंट आता है कि काश मैं सिकंदर की तरह जवान होता। जब वो आता है एक बार एक्चुअली यहाँ यूफ्रेट्स के पास आया था, मेसोपोटामिया के पास ट्रेडिंग वॉर कैंपेन में, कुछ युद्ध के चक्कर में, वहाँ से उसको पर्शियन गल्फ से ट्रेड करते हुए दिख गए ये लोग, और पर्शियन गल्फ से कनेक्ट होती थी फिर उधर आगे जाके अरब सी से, ठीक है। तो उसको पता चला कि ऐसा ऐसा है, भारत के साथ व्यापार होता है, तो जो मसाला वसाला तुम खा रहे हो बढ़िया फर्स्ट क्लास टेस्टी, ये आ रहा वहीं से। तो उसके मन में आता है कि काश मैं सिकंदर की तरह जवान होता और मैं आप यहीं से घोड़े को घास वास खिला के सीधे निकल लेता इंडिया की तरफ, और इंडिया को भी यानी उस दूर देश को भी, भारत देश को भी हम अपने क्षेत्र में मिला लेते, ठीक है, जिसे उस समय हिंदुस्तान कहते थे, हिंदुस्तान को भी मिला लेते। तो बेचारा वो रह गया अपने ख्यालों में ही, निकल लिया, कोई बात नहीं। तो इट वाज वेरी हाई, स्पाइसेस स्पेशली पेपर वेर वेरी हाई इन डिमांड इन रोमन एम्पायर। इसके अलावा कपड़े वगैरह, मेडिसिनल प्लांट्स, इनकी भी अच्छी खासी डिमांड हुआ करती थी, जिसको अरेबिया सी, ये ठीक है, ये अरेबियन सी वगैरह से होते हुए आपका मेडिटेरेनियन के रास्ते इसको पूरा बताया जाता था या भेजा जाता था, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब जब व्यापार हो रहा है, जब ट्रेड हो रहा है, तो ट्रेड के दौरान आपको एक्सचेंज के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप हमारे यहाँ से मसाला ले गए और हम आपके यहाँ तो मसाला भी नहीं, हम लेंगे क्या। तो पहले पश्चिम देशों के पास ज़्यादा कुछ ऑफर करने के लिए हमारे पास था नहीं, मतलब पश्चिम देशों के पास हमको कुछ ऑफर करने के लिए नहीं था ज़्यादा। हमने तो उनको कितनी सारी चीज़ें दे दी, आप देखो, ठीक है। हम उनको मसाला खिला रहे हैं बढ़िया, हम उनको मेडिसिनल प्लांट, कपड़े पहना रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, मेटल ओर्स दे रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, पत्थर दे रहे हैं, लकड़ी दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और टेक्सटाइल वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, खूब सारी जो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं ये लोग, आयरन वायरन करके लाल पीले, ये कपड़ा सब भारत से ही जाता था। तो हमने उनको इतनी सारी चीज़ें दे दी, लेकिन वो हमको क्या दे रहे हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ ऑफर करने के लिए नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ स्पेशली नहीं होती थी, ठीक है। ऐसा नहीं है बाद में आप
जो ये गुलामी उलामी हो रही है वो सब इसी का रीज़न है। आगे जाके इतिहास में आप देखोगे, इस पढ़ोगे बहुत डिटेल में। पर अभी उनके पास ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा ऑफर करने के लिए नहीं होती थी, ठीक है। कुछ कुछ जगह से यहाँ वहाँ से कुछ और कुछ चीज़ें ले आए, मान लो वो भी प्रीशियस विशियस स्टोन ले आए थोड़ा बहुत और यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा स्टैंडर्ड फिट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा स्टैंडर्ड डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया हमसे आप अगर पेपर्स ले रहे हैं तो हमको आप पैसा दीजिए, सोना दीजिए, चांदी दीजिए, ठीक है। यस, सो कॉइन्स एंड किंग। सो लेट्स सी कि क्या एविडेंसेस मिलते हैं हमको कॉइन्स एंड किंग से। तो हमें इस समय बड़े पैमाने पर सिक्के वगैरह का जिक्र मिलता है, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स का जिक्र मिलता है। टू सम एक्सटेंड एक्सचेंजेस वेर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। ये जो व्यापार था, इस व्यापार को फैसिलिटेट करने के लिए बाद में सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। क्योंकि अब बार्टर सिस्टम से काम नहीं चलने वाला, बार्टर सिस्टम में नुकसान हो जाएगा अपना अच्छा खासा, ठीक है। हमसे खूब काली मिर्च लेके चले जाएंगे, पता चला हमको ज़बरदस्ती ऐसे ही हरी मिर्च दे के चले गए, लाल मिर्च वो भी हमारे यहाँ होती है, हम वो भी नहीं लेंगे। तो फिर हम लेंगे क्या, हमको कैसे फ़ायदा होगा? तो हमको फ़ायदा होगा जब आप हमको बढ़िया सोने के सिक्के दे के जाओगे, ठीक है। हमको चांदी के सिक्के दे के जाओगे तो सोना चांदी दो, बढ़िया और प्रीशियस स्टोन हीरे मोती दो, हमको तो इससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिलेगा। सो वी कैन सी देयर आर वेरियस पंच मार्क कॉइन्स। इसके अलावा इंटरनल ट्रेड में भी ऐसा नहीं है कि इंटरनल ट्रेड में कुछ कुछ जगह बार्टर सिस्टम चलेगा, रिमोट एरियाज़ में, विलेज एरियाज़ में, लेकिन जो मेजर टाउन एरियाज़ हैं यहाँ पर म्यूचुअली अगर कोई व्यापारी डिसाइड कर रहा है कि भैया हमसे ये सामान ले लो, हमको ये वाला सामान दे दो, तुम्हारे पास वो है, तुमको उसकी ज़रूरत है जो हमारे पास है, और तुम्हारे पास जो है उसकी ज़रूरत हमको है, तो एक काम करो, दोनों अपने अपने सामान का एक्सचेंज कर लेते हैं इस तरीके से, जिसको जो ज़रूरत हो वाला ले लेते हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन फिर मान लो अब आपको ज़रूरत तो है मेरे सामान की, लेकिन आपके सामान की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फिर पैसा दो और सामान लो। तो फिर ऐसे कंडीशन में पंच मार्क कॉइन्स का यूज़ शुरू हुआ, राजाओं ने प्रॉपर सिक्के जो है इंट्रोड्यूस किए। सो वी कैन सी पंच मार्क कॉइन्स वर इन इंट्रोडक्शन। अब ये पंच मार्क कॉइन क्या होता है भैया? तो सिक्के में कुछ बना रहेगा, छपा रहेगा, ठीक है ना, छपाई उपाई बाकायदा की गई है, पंचिंग किया हुआ है, राजा की फ़ोटो है, राजा की फ़ोटो के साथ राजा का नाम लिखा हुआ है, या कुछ दूसरे सिंबल्स हैं, एनिमल वेनिमल बना दिए हैं, क्लियर है। तो इन्हीं को हम कहते हैं पंच मार्किंग बाकायदा, क्लियर है। सो कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, ज़्यादातर चांदी और कॉपर वगैरह के जो सिक्के हैं वो हमें प्रचलन में मिलते हैं शुरुआती 6th सेंचुरी के आसपास, क्लियर है। ये शुरुआती सिक्के हैं, ठीक है। कॉपर वॉज द ओल्डेस्ट थिंग, द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैनकाइंड। तो कॉपर और सबसे ईजिली अवेलेबल हुआ करती थी, तो जब ईजिली अवेलेबल हुआ करती थी और चीप थी तो इसके सिक्के खूब सारे मिंट किए गए। तो शुरुआत में हम देखेंगे कि हमारे पास जो ज़्यादातर सिक्के मिंट किए गए हैं वो चांदी वगैरह के और फिर कॉपर के सिक्के। शुरुआत में कॉपर के सिक्के रहेंगे, कॉपर के बाद फिर चांदी के भी सिक्के आएंगे, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। दीज हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम एक्सकेवेशंस। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं इंडिया में जहाँ से इन चांदी के और कॉपर के सिक्कों को एक्सकेवेट किया गया है, क्लियर है, जिनमें राजाओं वगैरह के नाम अंकित मिलते हैं हमको, क्लियर है। चाहे वो सातवाहन के द्वारा इशू किए गए सिक्के हों, चाहे वो मौर्यास के द्वारा इशू किए गए सिक्के हों, चाहे वो गुप्तों के द्वारा इशू किए गए सिक्के हों, इनके बारे में भी बात हो जाएगी अभी। सो वी हैव गॉट दी एविडेंसेस ऑफ दीज कॉइन्स। और इसके बाद फिर क्या, जब खूब सारे सिक्के मिल गए, अब अंग्रेज लोग खुदाई वगैरह कर रहे हैं, मान लो एक जगह पे खुदाई करने के दौरान खूब सारे जब सिक्के मिल गए तो पहचानना भी तो पड़ेगा ना। तो कुछ कुछ सिक्के आसानी थे पहचानना, कुछ कुछ सिक्के मुश्किल थे, तो फिर सारे सिक्कों को उठा के बोरी वोरी में भर के किन के पास भेज दिया गया? न्यूमिस्मैटिस्ट के पास। ये वो लोग होते हैं जो कॉइन एक्सपर्ट्स होते हैं, दे विल स्टडी अबाउट द कॉइन्स, क्लियर है। सो न्यूमिस्मैटिस्ट हैव स्टडीड दीज एंड अदर कॉइन्स टू रिकंस्ट्रक्ट अ पॉसिबल कमर्शियल नेटवर्क। अब इससे दो फायदे हो जाते थे, जैसे मान लो अभी आपने देखा, अब मान लो एक सिक्का चंद्रगुप्त मौर्य का या अशोक के ज़माने का सिक्का आपको कांधार से मिल रहा है, ठीक है, ये सिक्का मिल गया, राजा की फ़ोटो बनी। वही सिक्का कर्नाटक से मिल गया, वही सिक्का आपको इधर बंगाल के आसपास, उड़ीसा के आसपास से मिल गया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है ना कि माइट भी यहाँ पे जो गुड्स का एक्सचेंज हुआ होगा उसकी जो स्टैंडर्ड करेंसी रही होगी वो मौर्यास की करेंसी रही होगी ना। तो कुल मिला के आपको ये जो सिक्के हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया प्लस कम्युनिकेशन या कमर्शियल नेटवर्क के बारे में बताते हैं कि कहाँ कहाँ तक इस पर्टिकुलर राजा का कमर्शियल नेटवर्क है, क्लियर है। यस, तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इसको जान लो कि नेटवर्क जो है, कमर्शियल नेटवर्क जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको रोमन्स के सिक्के और रोमन्स के यहाँ बहुत कुछ आपकी जो बेसिकली वो है मेटल या करेंसी वो मिल जाएगी। तो रोमन्स के सिक्के यहाँ आ रहे हैं, मतलब रोमन लोग ट्रेड करने के हिसाब किताब में कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते रहे होंगे, कोई ना कोई
आवश्यक वस्तु लेके जाते रहे होंगे यहाँ पे, तो वो हमको ये समझा रहा है, ये जो सिक्कों का प्रवाह है, सिक्कों का जो मूवमेंट है, ये हमको समझा रहा है कि जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था ट्रेड का, ये कितना वास्ट था। चलो, अटेम्प्ट्स मेड टू आइडेंटिफाई द सिंबल्स, अब कैसे समझोगे आप? तो न्यूमिस्मेटिस्ट वगैरह जो हैं, यानी जो कॉइन एक्सपर्ट्स हैं, कॉइन को स्टडी करने वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं, ये एक्सपर्ट लोग उस सिक्के में किस तरीके की मेटल इस्तेमाल हुई है, ठीक है, वो मेटल किस देश में ज़्यादा प्रिवेलेंट है, मेटल की क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है, ठीक है, मेटल में किसकी इमेज बनी हुई है, किस किंग की इमेज बनी हुई है, उसके बारे में कुछ ऐसे राइटिंग्स लिखी गई हैं, तो वो राइटिंग्स किसकी लिखी गई हैं, क्लियर है, क्या सिंबल बना हुआ है, दूसरा कुछ मान लो और दूसरे सिंबल बने हैं, तो वो सिंबल, अभी इस तरह के सिंबल किस राजा के टाइम पर यूज होते थे, ये सब कुछ स्टडी करेंगे प्रॉपर। दे विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि फला रूलिंग डायनेस्टी का राजा है, क्लियर है। जैसे मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमने बात किया, मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको इशू किया, या गुप्त डायनेस्टी में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने इसको इशू किया, या सातवाहन रूलर ने इसको इशू किया, या कुषाण रूलर कनिष्क ने इसको इशू किया। जिस भी किंग ने इसको इशू किया होगा उसके कुछ ना कुछ आपको एविडेंसेस यहाँ पर मिल जाएंगे। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट मर्चेंट्स, बैंकर्स एंड टाउन्स पीपल, यानी इंस्क्रिप्शन से और स्टडी जो है कॉइन्स की, ये भी बताती है, इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स की स्टडी से हमें ये भी पता चलता है कि राजा तो सिक्के इशू करते ही थे, लेकिन राजाओं ने कुछ कुछ बड़े लोगों को भी ऑथराइज कर रखा था सिक्कों को इशू करने के लिए। जैसे कि बहुत बड़े बड़े व्यापारी हो गए, जगत सेठ टाइप के, आगे जाके देखोगे तो उस समय कुछ व्यापारी भी इतने बड़े बड़े हो जाते थे, शेठी वगैरह, जो जिनका खुद को अलाउ होता था कि अपना सिक्का आप चला सकते हैं, ठीक है, कितने तक का कुछ स्टैंडर्ड इस तरीके से रहा होगा, तो इनको अलाउ रहता था। बैंकर्स, जो लोग लोन वगैरह ऑफर कर रहे हैं, इंटरेस्ट वगैरह पे बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे बैंकर्स को भी अलाउ होता था कि वो सिक्के मिंट कर लें, क्लियर है। टाउन्स पीपल, बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड्स लोगों को भी अलाउ होता था कि वो अपने सिक्के जो है वो इशू कर सकते हैं, क्लियर है। हमारे पास जो सबसे ओल्डेस्ट एविडेंसेस मिलते हैं जिनमें ये आपको चीज़ें पता चलती हैं कि मतलब जो सिक्के हैं उन सिक्कों में राजाओं के नाम वगैरह पंच्ड हैं, मतलब छपे हुए हैं, एक तरीके से मार्क्ड हैं। इस तरीके के जो सिक्के हैं वो इंडो ग्रीक ने इशू किए थे। द फर्स्ट कॉइन टू बेयर द नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स, मतलब मान लो ये सिक्का है, ठीक है, अब इस सिक्के में बाकायदा इस तरीके से राजा की फ़ोटो बनी होगी, ठीक है ना, टोपी ओपी पहन के वो फर्स्ट क्लास ऐसे, ठीक है। तो ये राजा की जो फोटो बनी होगी ये वहाँ पे लिखा होगा, क्लियर है, कि उसका नाम क्या है। मान लो अब जैसे कनिष्क, ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पे लिखा होगा कनिष्क, मिस्टर कनिष्क, ऑलराइट। सो द नेम ऑफ द रूलर was inscribed or marked on that coin. So such type of coins we have got. The first are Indo-Greek who issued such type of coins. तो हमें जो पहले सिक्के मिलना शुरू होते हैं जहाँ पर राजाओं की इमेज वगैरह मिलती है, ऐसे सिक्के हैं आपके इंडो ग्रीक लोगों के। और इंडो ग्रीक जो है ये बाहर से आए हुए लोग हैं, बेसिकली यूनान, ग्रीक, ठीक है। बाद में जैसे मिनांडर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, ये लोग बाद में आके इंडिया के ही कल्चर वगैरह में रच बस जाएंगे और इसके बाद फिर बहुत सारे लोग तो यहाँ के धर्मों, रिलीजन वगैरह को भी मानने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने मिलिंद पन्हो नाम की एक बुक सुनी होगी, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो जो है ये नागार्जुन और मिनांडर नाम का एक राजा था, इंडो ग्रीक राजा था, उनके बीच में डिस्कशन हुआ, दो लोगों के बीच में। बड़ा बेहतरीन डिस्कशन है, आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग के पुर्जे खुल जाएंगे। इसमें फिलोसॉफिकल डिस्कशन है बेसिकली, ठीक है। तो इंडो ग्रीक रूलर था मिनांडर, इसके ऊपर है बुक। मिलिंद पन्हो का मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, मिलिंद के प्रश्न, पन्हो का मतलब प्रश्न है, ठीक है, उसका पूछना कुल मिला के। तो ऐसे इंडो ग्रीक रूलर्स के नाम मिलते हैं और इन लोगों ने नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था इंडिया का, वहाँ पर 2nd सेंचुरी के आसपास रूल किया था। इसके अलावा हमारे पास और एविडेंसेस आते हैं जिन जिन राजाओं के, उनमें इंपॉर्टेंट है कुषाण। सो द कुषाण हाउएवर इशूड लार्जेस्ट होर्ड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट, ठीक है। तो अभी पता चला, एक फैक्ट ये जान लो कि जो हमें सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस मिलते हैं जिनमें राजा की इमेज और नाम है, ठीक है,
उसका इमेज है और उसका नाम है, ऐसे सिक्के हमको कौन लोग बताते हैं? इंडो ग्रीक लोग बताते हैं, ठीक है। यानी इंडो ग्रीक लोगों से हमको ऐसा एविडेंस मिलता है। दूसरा आपको एविडेंस कि पहले जो गोल्ड कॉइन इशू किया सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो गोल्ड कॉइन इशू करने वाले जो लोग हैं ये कौन थे? कुषाण लोग। इशूड द लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन, फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास हमें जो शुरुआती सिक्कों का प्रमाण मिलता है, सोने के सिक्कों का प्रमाण मिलना शुरू होता है। ये किन से मिलना शुरू होता है? कुषाण रूलर्स से मिलना शुरू होता है। दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट। इनमें तो ज़्यादातर जो सिक्के थे इनको थोड़ा स्टैंडर्डाइज तरीके से बनाया गया था। इनका जो वेट मेजरमेंट वगैरह था वो स्टैंडर्डाइज था। क्लियर है? जैसा कि रोम वगैरह में होता था। तो जैसे रोम के सम्राट वगैरह ने बनाया था, और ईरान में जो पार्थियन रूलर्स थे, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि यहाँ जो सिक्के चल रहे थे, इन सिक्कों को काफ़ी हद तक वर्ल्ड नॉर्म्स के हिसाब से, या दुनिया में उस समय जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ या एम्पायर्स रूल कर रहे हैं उनके नॉर्म्स के हिसाब से बनाया गया था। या कह सकते हो कि एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम था वे इनका कॉइन्स वगैरह का, कुषाण का, ठीक है। क्योंकि कुषाण लोग भी क्या है, सेंट्रल एशिया से आने वाले लोग हैं, तो इनका भी बहुत कुछ चाइना वाइना से कांटेक्ट है, तो रोमन वगैरह को भी जानते हैं, पार्थियंस वगैरह को भी जानते हैं बहुत अच्छे से, बाहर के लोग हैं बेसिकली। तो माइट भी इन्होंने थोड़ा सा उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश की होगी, क्योंकि ये लोग सिल्क रूट को भी कंट्रोल करते हैं। कुषाण, कनिष्क का नाम सुना होगा आपने, तो कनिष्क ने वर्ल्ड फेमस सिल्क रूट को कंट्रोल किया था, ठीक है। सो इनके जो सिक्के थे वो वेट में आइडेंटिकल थे। क्लियर है? उन राजाओं के या उन वंशों के या उन किंगडम्स या एम्परर्स के कॉइन्स के जो कि उस समय कंटेम्प्रेरी थे इसके, जैसे रोमन एम्पायर हो गया, जैसे पार्थियन एम्पायर हो गया। क्लियर है? और हमें बहुत सारे इस तरीके के सिक्के मिलते हैं अलग अलग सब कॉन्टिनेंट एरिया से, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट एरिया से ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया से ज़्यादा मिलते हैं आपको, इसके अलावा सेंट्रल एशिया से, क्योंकि वहीं से बेसिकली कुषाण आए हुए हैं। द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ गोल्ड कॉइन्स इंडिकेट्स एनॉर्मस वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। बाद में आपको जब सिक्कों का, स्वर्ण सिक्कों का, गोल्ड कॉइन्स का यूज़ थोड़ा सा कॉमन तरीके से मिल जाता है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि उस समय सोने की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गई होगी, माइट भी। और ये भी मतलब समझ सकते हो, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस समय इकोनॉमी बड़ी मजबूत कंडीशन में रही होगी, ठीक है। तभी तो उन्होंने इतनी प्रीशियस मेटल का कॉइन जो है इतने वाइड स्प्रेड लेवल पर इशू किया हुआ है। क्लियर है? साथ साथ आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा वैल्यू का, कितनी ज़बरदस्त वैल्यू का ट्रेड होता रहा होगा वो, ठीक है। वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ गोल्ड कॉइन, यानी इतने बड़े लेवल पर जो सोने के सिक्कों का इस्तेमाल हो रहा है, इससे हम उस ज़माने में जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू भी पता लगा सकते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, इसको भी हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते थे कि कितना अच्छा खासा बड़ा और प्रॉस्परस व्यापार होता है इस समय, ठीक है। चलो बिसाइड्स, इसके अलावा एक और दूसरा चीज़ की गोल्ड कॉइन्स तो इतने बड़े लेवल पर हैं ही हैं, गोल्ड कॉइन के साथ साथ इतना बड़े वॉल्यूम में व्यापार हो रहा है और अच्छा खासा प्रॉस्परस और एक्सटेंडेड ट्रेड हो रहा है। हमें कुछ और एविडेंसेस मिलते हैं जो इस बात को पुख्ता कर देते हैं, क्या कि कुछ कुछ जगह पर हमें, खासकर दक्षिण भारत की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ, होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड, ठीक है। तो दक्षिण भारत की कुछ कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं आपकी, जिन आर्कियोलॉजिकल साइट्स में लोगों ने क्या किया होगा, अब अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया जैसे कि बहुत सारी ऐसी दक्षिण भारत की कमोडिटीज़ हैं, जैसे हमने पेपर, ठीक है, पेपर, तो काली मिर्च वगैरह के बारे में बात की अभी। अब ये वो कमोडिटीज़ थी जिन कमोडिटीज़ की डिमांड अच्छी खासी है। क्लियर है? वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। तो ऐसे दक्षिण भारत में जो कमोडिटीज़ हैं, तो दक्षिण भारत पूरा बहुत प्रॉफिटेबल हुआ होगा इन ट्रेड से। तो हमें यहाँ पर रोम के जारी किए गए सिक्के, या रोम जो सिक्के प्रचलन में हैं, रोमन जो कॉइन्स हैं, ठीक है, इन रोमन कॉइन्स के होर्ड मिलते हैं। होर्ड तो समझते हो ना? होर्ड बेसिकली, अब देखो क्या है, डब्बा टाइप का होता है, चेस्ट टाइप का होता है, संदूक टाइप का, आपके घरों में पेटी वेटी होती है ना छोटी सी, जिसमें ज़्यादातर आप खजाना वगाना या सिक्के विक्के इस तरीके से रखते हो। क्लियर है ना? मंदिर वंदिर में चले जाओ तो आपको ऐसे दान पेटी टाइप की बड़ी सी मिल जाती है। तो ऐसे ही खजाने में भी पुराने ज़माने में थोड़ी सी अच्छी, है ना, ज़्यादा थोड़ा सा अच्छी दिखने वाली लग्जरी टाइप की कुछ पेटी वेटी टाइप की, ऐसा तो आपने देखा होगा ऐसा कुछ बॉक्स, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में आपने सिक्के रख दिए, ठीक है, एक डिब्बे में आपने सिक्के रख दिए। अब सिक्के रखने के बाद आपने उसको किसी सीक्रेट जगह पर, किसी ऐसी जगह पर जो दूसरों के लिए अननोन है, सिर्फ आपको पता है, आपने छुपा दिया उसको। इसको कहते हैं होल्ड करना, छुपाना, एक तरीके से जमा करना, एक तरीके से कह सकते हो। क्लियर है ना?
जमा कर देना। अब आपने उस सिक्के को जब रख दिया तो फिर मान लो शायद आपको भूल गया होगा, यूज़ में नहीं रहा होगा, तो एक लंबे समय के बाद क्या हुआ होगा कि आप भूल गए होगे, सिक्का पड़ा रहा होगा, निपट गए, ठीक है ना, मतलब वो व्यक्ति अब है ही नहीं संसार में जिसने रखा था सिक्का। बाद में खुदाई के दौरान वो होर्ड मिल गया, यानी पूरा का पूरा जो सिक्के का भरा संदूक था, डिब्बा था, वो मिल गया। सो वी हैव फाउंड सो मेनी होर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स इन सदर्न इंडिया, जिससे पता चलता है कि रोमन्स के साथ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि रोम के साथ आपका व्यापार होता था और रोम के सिक्के भारत में मिले, तो ये दक्षिण भारत की तरफ मिले। इट इज ऑब्वियस दैट नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड वर नॉट कन्फाइंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये काफ़ी ऑब्वियस है कि जो नेटवर्क ऑफ ट्रेड यानी व्यापार के जो नेटवर्क्स हैं वे नॉट कन्फाइंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज। क्लियर है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लो मौर्य या सातवाहन या चोला, चेरा, पांड्या, जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक राजा के ही जो राजनीतिक सीमाएं हैं इनमें ट्रेड कन्फाइंड रहता था। आपने देखा अभी, मैंने आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करी कि चाइना से शुरू हो रहा है या इंडिया से शुरू हो रहा है, इधर साउथ ईस्ट होता हुआ दक्षिण की तरफ भी जा रहा है, चाइना की तरफ भी जा रहा है, और इधर फिर वेस्ट की तरफ भी जा रहा है, रोम तक, यूरोप तक जा रहा है। तो पॉलिटिकल नेटवर्क जो था या ट्रेड के जो ट्रेड व्यापार के नेटवर्क जो थे, दे वर नॉट कन्फाइंड इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ एनी वन पॉलिटिकल किंगडम, ठीक है। तो ऐसा था कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत, क्लियर है, ये सब पूरा व्यापार में सम्मिलित था। हाँ, ये जरूर है कि डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। जैसे दक्षिण भारत की बात करूं मैं, तो साउथ इंडिया वाज नॉट पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। दक्षिण भारत का जो ट्रेड नेटवर्क है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रेड विथ रोमन एम्पायर, क्योंकि रोमन एम्पायर की तरफ जो सामान जा रहा है उसमें क्या है, दक्षिण भारत से बहुत सारे ऐसे मीडिएटर्स हैं या बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, लोकल ट्रेडर्स ही हैं, जो सामान लेके बीच में उसको पहुंचा रहे हैं मिडिल ईस्ट तक या वेस्ट ईस्ट तक, और उसके बाद वेस्ट एशिया तक, उसके बाद वेस्ट एशिया से फिर वो आगे और रोमन साम्राज्य की तरफ जा रहा है। तो कुल मिला के मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स रहे होंगे, क्लियर है। रोमन एम्पायर का जो ट्रेडिंग नेटवर्क है वो इंडिया के नॉर्दर्न पोर्शन की तरफ या शायद माइट भी पर्शियन गल्फ तक रहा होगा। पर्शियन गल्फ से बाद में पर्शियन लोग इसको लेके चले जाते रहे होंगे या पर्शियन लोग इस ट्रेड में इन्वॉल्व रहे होंगे। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि द ट्रेड वॉज फैसिलिटेटेड बाय स्मॉल ग्रुप्स, कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये लोग ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहे हैं, फिर दूसरे पर्टिकुलर एरिया में दूसरे लोग हैं जिसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है या जो जहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट है, सेफ है, जिसको लोकेलिटीज़ बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये लोग अलग अलग जगह पर ट्रेड नेटवर्क को मैनेज करते थे, क्लियर है। तो साउथ इंडिया जो है, इट वॉज नॉट डायरेक्टली द पार्ट ऑफ रोमन ट्रेड नेटवर्क, बट ऐसा नहीं था कि कनेक्शन ही, क्लोज कनेक्शन तो है ही, क्योंकि रोम जो सामान यूज़ कर रहा है वो दक्षिण भारत का है, ठीक है, जैसे काली मिर्च वगैरह, पेपर वगैरह। तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। चलो ऑल राइट, ये हमने यहाँ पे देख लिया, साउथ इंडिया वॉज नॉट पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर बट, अच्छा ये आई थिंक we have just repeated it, okay. So coins were also issued by tribal republics, ठीक है, coins were also issued by tribal republic। हमें evidences मिलते हैं inscriptions वगैरह से कि जैसा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ भी चुके हो, क्या पढ़ा आपने कि सिक्के इशू करने का जो राइट होता था ये बहुत सारे लोगों को होता था, जैसे लैंडलॉर्ड्स हो गए, ठीक है, बैंकर्स हो गए, इन लोग को भी होता था। उसी तरीके से जो छोटे छोटे ट्राइबल रिपब्लिक है, ट्राइबल रिपब्लिक का मतलब है कि एक तो हो गए एब्सोल्यूट मोनार्की वाले, एक हो गए नॉर्मल रिपब्लिक जो आपने महाजनपद के दौरान पढ़े, कुछ कुछ जो ट्राइबल एरियाज थे, इन ट्राइबल एरियाज में जो वहाँ का लोकल ट्राइबल किंग रहा होगा, ठीक है, जनजातीय राजा रहा होगा, वो भी अपने सिक्के इशू करता रहा होगा। सो वी हैव गॉट द एविडेंसेस, हमें कुछ कुछ ऐसे प्रमाण मिलने शुरू होते हैं जो प्रमाण इंडिकेट करते हैं कि लोकल या स्थानीय जो जनजातियां थी, जनजातियों के जो प्रमुख थे, ट्राइबल जो चीफ थे, दे ऑल्सो इशूड द कॉइन्स। जैसे पंजाब और हरियाणा में एक जनजाति का जिक्र मिलता है इंस्क्रिप्शन से, ये जनजाति योधेय जनजाति कहलाती है। ये जनजाति जो है इसने सिक्के इशू किए हुए हैं, क्लियर है। तो पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, जो एक्सकेवेशंस का काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कॉपर कॉइन्स जो है डिस्कवर किए हैं, एक्सकवेट किए हैं, विच वर इशूड बाय द योधेज, ठीक है। योधे जो लोग होते थे, ट्राइबल लोग, इन लोगों ने ऐसे बहुत सारे कॉपर कॉइन्स इशू किए हैं जिन कॉपर कॉइन्स को एक्सकवेट किया गया है, क्लियर है। और
ऑब्वियस सी बात है कि योधे जिस एरिया में आ रहे हैं पंजाब और हरियाणा में, तो वो आपका सिल्क रूट को भी कनेक्ट करेगा एक तरीके से, या मैं कह दूं अगर सिल्क रूट नहीं तो लोकल ट्रेड नेटवर्क तो कनेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पर हैं दोनों लोग। पंजाब सीधे फिर कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, कहाँ से, जो आज पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान। तो कुल मिला के आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ पंजाब एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एरिया हो गया। तो ये लोग कोशिश किए होंगे कि हम अपना सिक्का इशू करेंगे, अपना कॉइन इशू करेंगे, तो हमको भी ट्रेड में बेनिफिट होगा ना थोड़ा सा। तो कुल मिला के ट्रेड इशू करने के पीछे उद्देश्य यही था कि ये जो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हो रहे हैं इसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन हो। अगर हम उसी राजा के सिक्के इशू करेंगे या दूसरे राजा के सिक्के इशू करेंगे तो शायद हमको उतना बेनिफिट नहीं होगा ना। अदरवाइज वही राजा का सिक्का अगर आप कर रहे हो तो फिर आपके पास जो राजा के सिक्के हैं उनमें से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी पर्टिकुलर पॉलिटिकल जो एक एंटिटी है, आइडेंटिटी है, वो कैसे प्रूफ होगी? जब आपके खुद के सिक्के उस एरिया में चल रहे होंगे तो फिर बाद में जब एक्सचेंज होगा तो लोगों को आपके सिक्के क्या कहते हैं ना, उसको एक्सचेंज में लाने पड़ेंगे, लेना पड़ेगा, ठीक है। और वो लोग आएंगे तो उनके अपने सिक्के से आपके सिक्के एक्सचेंज करेंगे, तो उससे उनकी फॉरेन करेंसी भी आपको मिलेगी। तो कुल मिला के अपने आप को वो जो इकोनॉमिक ट्रेड रूट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दिलाने के हिसाब से इन्होंने अपने सिक्के जारी किए थे। सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स, तो ये लोकल हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि उस समय सबसे बेहतरीन क्वालिटी के जो सोने के सिक्के हैं, बेस्ट क्वालिटी के जो गोल्ड कॉइन्स हैं, ये इशू किए गए थे गुप्त शासकों के द्वारा। गुप्त एम्पायर इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। इसको हम भारत का स्वर्णिम काल भी कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। तो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस समय सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग वाज, द डेवलपमेंट ऑफ एवरीथिंग वाज एट इट्स पीक। इन सभी चीज़ों का, चाहे वो समाज की बात कर रहे हो, चाहे हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो, चाहे हम राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हो, चाहे हम कला संस्कृति की बात कर रहे हो, चाहे हम साहित्य की बात कर रहे हो, चाहे हम विज्ञान की बात कर रहे हो, तकनीक की बात कर रहे हो, एवरीथिंग वाज एट इट्स पीक। सभी का विकास, सभी का डेवलपमेंट अपने पीक पर था। और इन्होंने भी सोने के सिक्के जारी किए थे, और इनके जो सोने के सिक्के हैं इनमें जो क्वालिटी ऑफ गोल्ड मिलता है वो बहुत बढ़िया मिलता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सो द अर्लीस्ट इशूज आर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी, यानी ये जो शुरुआती गोल्ड कॉइन गुप्ता इशू कर रहे हैं, इनमें शुरुआत के समय में हमें सोने की जो शुद्धता है ये बहुत बढ़िया मिलती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? दीज कॉइन्स फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन। क्लियर है? तो अब सिक्के अपने इशू करने का सिंपल सा मतलब है कि आप हमारी वैलिडिटी, आप हमारी जो ओनरशिप है इसको वैलिडेट कर रहे हो। भाई सिक्का इशू करना एक तरीके से ओनरशिप का प्रतीत हो गया कि इस क्षेत्र में अगर आपको काम करना है तो आपको हमारी जो करेंसी है उसके हिसाब से चलना होगा। यही फायदा योधे लेना चाहते थे। अब गुप्त साम्राज्य आगे जाके वृहद साम्राज्य बनेगा, उत्तर भारत में बड़ा साम्राज्य बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इनका तो सिक्को इशू करना बनता है। क्लियर है? चलो फ्रॉम 6th century कॉमन ऑनवर्ड्स फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टैपर ऑफ। ठीक है, हमें 6वीं शताब्दी के आसपास, शुरुआती शताब्दी में तो यानी ये लगभग 5th century या 4th century के आसपास, हाँ 4th century के आसपास भी आपको गुप्तास देखना शुरू हो जाते हैं, यानी इतिहास में ये मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाद में आते आते गुप्तों के ही यहाँ, अभी आपने देखा कि सोने के सिक्के जो है उनकी प्योरिटी बहुत बढ़िया है, शुद्ध सोने के सिक्के जारी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम पर क्या है कि गोल्ड कॉइन्स की जो क्वालिटी है इसमें वो थोड़ा सा समझौता होता दिख रहा है। मतलब टैपर ऑफ का मतलब उनकी क्वालिटी जो है डिक्रीज होती चली जा रही है, डिजनरेट होती चली जा रही है। क्लियर है? थोड़ा सा सिक्के लो क्वालिटी के बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, डज इट इंडिकेट दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस? हो सकता है कि शुरुआत में गुप्त जो है ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन गुप्त एक सामंतवादी व्यवस्था पर भी भरोसा करते थे, और सामंतवादी व्यवस्था पर भरोसा करते थे तो उसका कुछ नुकसान भी हुआ होगा। सामंतवादी व्यवस्था क्या है? तो देखो, आपको इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोई भी एक पर्टिकुलर राजा है, मतलब राजा थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी जो टेरिटरी है, इस टेरिटरी को कुछ डेप्यूटी किंग्स जो है, कुछ उसके अंतर्गत जो सरदार हैं, ठीक है, उनमें डिवाइड कर देगा और उनको एक ऑटोनॉमी देगा उस रीजन में, जिस एरिया का जो उनको मतलब उनको मिला हुआ हैंड ओवर कर दिया है।
अब ये सामंत कौन लोग होते थे? तो सामंत बेसिकली पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, फ्यूडल्स, ठीक है। एक कोई सम्राट है, एक कोई बहुत बड़ा राजा है, तो उसने अपने अंडर में, या कह दो कि उसने अपनी पूरी टेरिटरी को कुछ डेपुटी, ठीक है, डेपुटी कह दो या सरदार कह दो, इनमें डिवाइड किया हुआ है। और वो पर्टिकुलर एरिया या रीजन जिसके वो मालिक हैं, जिनको राजा ने दिया हुआ है, वहीं से वो अपना टैक्स वगैरह ये सब कुछ भी वसूलेंगे, उसका कुछ हिस्सा राजा को देंगे, ठीक है, और अपने पास भी रखेंगे। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम भी इन्हीं का होगा। साथ साथ ये लोग आर्मी मेंटेन करेंगे, जो टाइम टाइम पर राजा को जब भी डिफेंस की ज़रूरत पड़ेगी, अटैक की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो काम आएंगे। मतलब ये लोग अपनी आर्मी को हेल्प करेंगे या अपनी आर्मी को देंगे राजा को। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से एक कह सकते हो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एब्सोल्यूट पावर राजा अपने हाथ में ना लेके, 100% सारी चीज़ें ना लेके, कुछ ऐसे रीजनल जो लॉर्ड्स हैं, चीफ हैं, इनको डिवाइड कर देगा या इनके साथ डिवाइड करेगा, इनके साथ शेयर करेगा। थोड़ा सा पावर शेयरिंग टाइप की होगी यहाँ पे। चलो, तो गुप्ता एम्पायर इनिशियली एक बहुत छोटे एरिया से एक बड़ा एम्पायर बनेगा, और जब बड़ा एम्पायर बन रहा है, इसमें चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त जैसे रूलर हैं, तब ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। लेकिन ग्रेजुअली फिर क्या हुआ होगा कि इसी सामंतवादी व्यवस्था की वजह से जब शायद ये डिक्लाइन फेज में आया होगा और बाद के रूलर्स उतने पावरफुल नहीं रहे होंगे जितने कि उनके पूर्वज थे, चंद्रगुप्त सेकंड और क्या नाम है, समुद्रगुप्त और इस तरीके से। तो जब ये इतने पावरफुल नहीं रहे होंगे, इतने योग्य नहीं रहे होंगे, तो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बननी शुरू हुई होगी। क्लियर है? हो सकता है फ्रिक्वेंट वॉर झेलने पड़े हों, फ्रिक्वेंट वॉर की वजह से उनका इकोनॉमिक ड्रेन हुआ होगा, ठीक है। ये जो सामंत हैं, डेप्यूटी हैं, ये लोग फिर राजा को ही ओवर पावर कर गए होंगे। ये सारा कुछ अभी हम बल्कि एक्सप्लेन कर लेंगे और यहाँ पे, क्योंकि यही सारे रीज़न एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में कुछ डिस्कशन चल रहा है कि बाद के टाइम पर जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनमें वो प्योरिटी देखने को नहीं मिलती है, तो माइट भी इकोनॉमिक क्राइसिस रही होगी। अच्छा, अब इकोनॉमिक क्राइसिस थी या नहीं थी, इस मामले में हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, इनके जो मत हैं, इनके जो ओपिनियंस हैं, ये बटे हुए हैं, डिवाइडेड हैं। कुछ लोग क्या सजेस्ट करते हैं? सम सजेस्ट दैट विथ द कोलैप्स ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, सबसे पहले ये लोग जो कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, एक बार अच्छे से देख लेते हैं इसको। इनका कहना है, कुछ इतिहासकारों का कहना है, अब ज़्यादातर इतिहासकार, आपको भी पता है कि इस समय जो इतिहास खोजा जा रहा है, एक्सकेवेट किया जा रहा है, इसमें यूरोप का डोमिनेंस है। तो बहुत सारे आपके पास यूरोपियन स्कॉलर, हिस्टोरियंस भी तो हैं, तो कुछ उसको भी रिलेट करने की कोशिश करेंगे, उस वाले साइड को, उस वाले डायमेंशन को। तो इनका कहना है कि माइट बी जब रोमन एम्पायर का फॉल डाउन हो गया होगा, ठीक है। रोमन एम्पायर आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि जब रोमन एम्पायर अपने पीक पर पहुंचेगा 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी, तो उस समय रोमन एम्पायर का डिवीजन हो जाएगा और दो पार्ट में वेस्टर्न और ईस्टर्न रोमन एम्पायर बट गया। तो जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, ग्रेजुअली इसको अटैक्स सहने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे। ये छोटे छोटे ट्राइबल अटैक्स थे, जैसे फ्रैंक्स के, गॉल्स के, जर्मन्स के, वेस्टगॉथ्स के। तो इस तरह से छोटी छोटी ट्राइब हुआ करती थी वहाँ पे, जो लोग फ्रिक्वेंट अटैक करेंगे वेस्टर्न रोमन एम्पायर पे, ध्यान रखना। और उसकी वजह से वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिवाइडेड हो जाएगा छोटे छोटे हिस्सों पे। क्लियर है? तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर का बहुत लंबे समय तक टाइम नहीं रहेगा और धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, पतन हो जाएगा, या उसका एक तरीके से आप कह सकते हो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के कोलैप्स होने के साथ साथ में वेस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ जो ट्रेड होता था, ऑब्वियस सी बात है वो भी डिक्लाइन होगा, क्योंकि अब साम्राज्य की ज़रूरतें अलग होती हैं और छोटे छोटे राज्यों की ज़रूरतें अलग होती हैं। छोटे छोटे राज्य इतने बड़े जो ट्रेड था, इस ट्रेड को शायद उतना ज़रूरी नहीं मानते हैं, ठीक है। ये ट्राइबल लोग थे, ये सोफिस्टिकेटेड लाइफ उतना नहीं भी जिएंगे तो चल जाएगा, इनका मैनेज हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेड होता था, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, तो ये ट्रेड भी डिक्लाइन हुआ, ये ट्रेड भी धीरे धीरे इसका पतन होने लग गया। और इसकी वजह से ये जो संपन्नता थी वह पश्चिमी रोमन एम्पायर से लेके और यहाँ तक की उत्तर भारत तक की, या मैं कह दूँ भारत तक की, यहाँ पर सभी राज्यों को इस इकोनॉमिक फॉल डाउन का सामना करना पड़ेगा, या मैं कह दूं कि इस पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से जितने भी स्टेट्स या कम्युनिटीज़ या रीजन, क्षेत्र आते हैं इस एरिया में, या जिनको बेनिफिट हो रहा था इससे, ऑल दोज रीजन और स्टेट्स और कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स विच वर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, वो सब सफ़र करेंगे। क्लियर है? तो माइट बी
गुप्ता एम्पायर भी सफ़र किया होगा, इस वजह से एक रीज़न ये दे देते हैं हिस्टोरियन। दूसरे क्या कहते हैं, अदर्स आर्ग्यू दैट न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इमर्जिंग अराउंड दिस टाइम। इनका कहना है कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर की बात तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि भारत में भी बड़े लेवल पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भारत में इस समय बड़े लेवल पर क्या है, आपको छोटे छोटे जो टाउन्स वगैरह हैं, ये टाउन्स इमर्ज होते हुए दिखते हैं। क्लियर है, सेंटर ऑफ पावर्स शिफ्ट हो रहे हैं। और अभी आप देखोगे जैसे ही गुप्त एरा, तो गुप्त एरा के बाद अब लगभग मगध का या पाटलिपुत्र का तो इम्पोर्टेंस खत्म ही जैसा हो रहा है और पावर कन्नौज की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ पावर कन्नौज की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। मगध अब उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा भारत के इतिहास में, और इस समय कुछ नए नए राज्यों का छोटा छोटा उदय हो रहा है, नए नए शक्तियाँ धीरे धीरे इमर्ज होंगी, राजपूतों का उदय होगा अभी कुछ ही वर्षों के बाद में। तो भारत में भी राजनीतिक स्थिति इस समय बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही होगी गुप्त काल के बाद। ठीक है, गुप्त काल के बाद छोटे छोटे ऐसे राजवंश आपको देखने को मिलेंगे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की तरफ, केंद्रीय भारत की तरफ भी। क्लियर है, हर्षवर्धन आएगा और हर्षवर्धन के बाद सीधा आप देखोगे तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इतिहास में, शायद वो आपके बुक में इस तरह से इतना डीप में नहीं है, तो मतलब बेसिकली हम सिर्फ यहाँ पर 12th लेवल तक ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, बंगाल में अलग शासन चल रहा है पालों का, इधर दक्षिण भारत की तरफ राष्ट्रकूट हैं, उत्तर में उधर गुर्जर प्रतिहार हैं, इनके बीच में भी स्ट्रगल देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के आप ये मान के चलो कि ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में मतलब एग्जैक्टली नहीं कि अभी जस्ट शुरू हो गया है, ग्रेजुअली ऐसा धीरे धीरे होगा। गुप्ता एकदम जब डिक्लाइन हो गए तो उसके बाद में फिर छोटे छोटे रीजनल पावर्स जो है वो इमर्ज हो रही हैं, जैसा कि हमने मौर्य के डिक्लाइन के बाद देखा था कि इंडो ग्रीक और पार्थियंस और शक और इधर सातवाहन और इधर चोला, चेरा, पांड्या, उसी तरीके हमें यहाँ पर फिर से वैसे ही छोटे छोटे राज्यों का उदय देखने को मिलता है। और इन्हीं छोटे छोटे नए राज्यों के उदय की वजह से माइट भी जो एक्चुअली ट्रेड नेटवर्क पहले होता था, वो ट्रेड नेटवर्क अब उतना सपोर्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी पावरफुल है तो पूरा ट्रेड नेटवर्क एकदम स्मूथली काम करेगा। अब यहाँ छोटे छोटे राज्य काम करेंगे, तो जब छोटे छोटे राज्य काम करेंगे तो ये सिचुएशन हो सकती है कि कंट्रोल किसी का एक जोग्राफिकल एरिया में है, दूसरे का दूसरे जोग्राफिकल एरिया में है, तो उतनी सिक्योरिटी और उतने क्या कहेंगे कि सफिशिएंसी के साथ में ट्रेड नहीं हो पा रहा है, उतने स्मूथनेस के साथ में ट्रेड नहीं हो पा रहा है, उतनी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं ये लोग। तो इन सब रीजंस की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई होगी जब इकोनॉमिक क्राइसिस बनी होगी। इसके अलावा दे ऑल्सो पॉइंट आउट दैट दो फाइंड्स ऑफ कॉइन्स ऑफ दैट टाइम आर फ्यूअर, कॉइन्स कंटिन्यू टू बी मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शंस। हालांकि सिक्के इस समय कम देखने को मिलते हैं, उनमें गोल्ड की मात्रा उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमें इंस्क्रिप्शंस और दूसरे जो टेक्स्ट्स हैं इसमें जिक्र ज़रूर मिलता है सोने के सिक्के और जो गुप्त काल के सिक्के हैं इन सब का। ठीक है, कुड इट बी दैट देयर आर फ्यूअर फाइंड्स बिकॉज कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन रादर देन बीइंग होर्डेड? क्या ऐसा है कि हो सकता है हमें इस समय इसलिए इनके बारे में जानकारी मिलती है इंस्क्रिप्शन वगैरह में क्योंकि कम सिक्के वगैरह हैं, तो हो सकता है कम सिक्के प्रचलन में आने शुरू हो गए हैं। क्लियर है ना, क्या कह रहा है? कुड इट बी दैट देयर आर फ्यूअर फाइंड्स बिकॉज कॉइन्स वेर इन सर्कुलेशन रादर देन होल्डेड? दक्षिण भारत में अभी आपने क्या पढ़ा कि सिक्कों को होल्ड किया जा रहा था। ठीक है, तो वैसी ही प्रक्रिया क्या यहाँ पे भी हो सकती है? नहीं हो सकती, हो भी सकती है, जो भी रहा हो, लेकिन हमें होल्डिंग के कम एविडेंसेस मिल रहे हैं, हमें सिक्कों के सर्कुलेशन के चांसेस ज़्यादा मिल रहे हैं। और पहले जो है वो क्या होता था, पहले सिक्कों का सर्कुलेशन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब ट्रेड वेड भी बढ़ा होगा, या मैं कह रहा हूँ कि नए नए शहर इमर्ज हो रहे हैं तो इनमें सिक्कों का सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हुआ होगा, ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड हुआ होगा, और सिक्कों का सर्कुलेशन ज़्यादा तेज होने की वजह से अब उतना इंस्क्रिप्शंस में या फाइंडिंग्स में या खुदाई में नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में तो मिलते हैं आपको, इंस्क्रिप्शन टेक्स्ट में बराबर मिलेंगे, लेकिन एक्सकेवेशन में नहीं मिलेंगे। पहले आपको यहाँ पर आपने देखा पिछले इन जगहों पर, ठीक है, कि एक्सकेवेशन में आपको मिल रहे हैं। ये देखो, ये बहुत सारे योधे लोगों ने, और इसके अलावा भी आपने यहाँ पर देखा है बड़े पैमाने पर कुषाण वगैरह ने जो सिक्के जारी किए, ये सब आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये सिक्के इस समय कम मिल रहे हैं, तो हो सकता है ये रीज़न इतिहासकार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय कम सर्कुलेशन रहा होगा सिक्कों का, क्योंकि अब लोग होर्डिंग वगैरह कम करते हैं और परिस्थितियां थोड़ी सी अब बदली हुई हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस अब
अलग हैं पहले के कंपैरिजन में। तो हमें इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में तो मेंशन मिलते हैं, क्लियर है, लेकिन वैसे मटेरियली सिक्के बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यही रीज़न होगा कि आप खुदाई करोगे तो जब ज़मीन के नीचे होल्ड किया रहा होगा कोई तो मिल जाएगा, या कभी ऐसे रेयरली कहीं सिक्के गड़े कुछ ऐसे मिले होंगे, कोई एरिया रहा होगा जहाँ पर लोगों ने फेंके होंगे, रॉबरी हुई होगी, कुछ भी ऐसा हुआ होगा तो मिल जाए तो बात अलग है। अदरवाइज आपको ऑफिशियली होल्डेड वाले सिक्के नहीं मिलेंगे, क्लियर है। तो दिस इज व्हाट द कॉइन्स एंड किंग्स आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। कॉइन्स और किंग्स के बारे में पढ़ने पे हमें ये सारी चीज़ें पता चलती। तो होपफुली आपको टाउन्स एंड ट्रेड जितना भी अभी आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, और CUET का बैच, अब आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन बता देता हूं जल्दी से। CUET का बैच आपको पता है कि लॉन्च हो गया है ऑलरेडी, 11 जुलाई से क्लासेस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लासेस स्टार्ट होने के साथ साथ आपके लिए आपका जो लक्ष्य है ना, वो कहते हैं ना कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपका ये जो बड़ा सा लक्ष्य है CUET को क्वालिफाई करने का, उसके लिए हमने आपके लिए कुछ ऑफर्स निकाले हैं। अगर आप अभी CUET का बैच ज्वाइन करते हैं 15 जुलाई के पहले, 15 जुलाई के पहले, ठीक है, 15 जुलाई तक, तो आपको इसमें 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और वो डिस्काउंट तब मिलेगा व्हेन यू विल यूज़ द कोड इंद्र, ठीक है। तो आपको वो कोड अवेल करना है, तो आप उस कोड को अवेल करने के लिए, ऑफर को अवेल करने के लिए कोड इस्तेमाल करिए इंद्र, ठीक है। एट द सेम टाइम और एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन देनी थी आपको कि हमारा ह्यूमैनिटीज़ का एक नेक्स्ट वर्जन लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ का जो बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस। तो उस सक्सेस के बाद में वी आर अगेन लॉन्चिंग द ह्यूमैनिटीज़ 2.0। ह्यूमैनिटीज़ 2.0 में भी आपको वो सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ वैसे ही मिलने वाली हैं जैसी पहले मिल रही थी। और जो नए एडमिशन्स या नए जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं और इस फेज़ में अभी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस ह्यूमैनिटीज़ 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टू ज्वाइन दिस कोर्स, आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, या मैं कहूँ कि इस बैच को ज्वाइन करने के लिए कोड इस्तेमाल करना होगा इंद्र। यू यूज़ दिस कोड इंद्र INDRA, यू विल गेट दी बेनिफिट्स। 11th और 12th दोनों के लिए इस बैच को रिन्यू कर दिया है हमने। तो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको तो बेनिफिट मिल ही रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जो एनरोल करना चाह रहे हैं, जो अब एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अगर ये कोड इस्तेमाल करते हैं इंद्र, तो यू विल गेट 20% ऑफ। अनलॉक 20 ऑफर चल रहा है इस पर, तो आपको 20%, आपकी जो भी अमाउंट है एनरोलमेंट की, उसमें आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको कि प्लस क्लासेस कैसी होती हैं। जब आप बेनिफिट लोगे तो आप देखोगे कि प्लस क्लासेस कैसी होती हैं, ठीक है। प्लस क्लासेस में ह्यूमैनिटीज़ के बैच या CUET के बैचेस कहाँ चलने वाले हैं, प्लस क्लासेस पे चलने वाले। तो आपको बेनिफिट जो मिल रहे हैं, ऑफलाइन एक्सपीरियंस मिल जाएगा एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टीचर के साथ डिस्कशन, टीचर के साथ में बातचीत करने, टीचर के साथ डाउट पूछने का पूरा मौका थ्रू दी चैट एंड इमोजीज, क्वेश्चन टैब के थ्रू। अब आपने तो डाउट पूछ लिया, एट द सेम टाइम टीचर कैन ऑल्सो एसेस योर प्रोग्रेस। टीचर आपको जो पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई को वो एसेस करना चाहें तो ही और शी कैन एसेस। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूजिंग दी पोल क्विज, लाइव पोल ऑप्शन क्विज है वहाँ पे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग उसका आंसर देना चाहेंगे, प्रॉम्प्टली देना चाहेंगे, स्विफ्टली, तेज़ी से देना चाहेंगे। तो जब आप आंसर कर देंगे तो वी कैन शो यू थ्रू द लीडर बोर्ड कि कितना एक्यूरेट और कितना फास्ट, स्विफ्टली आपने इसको आंसर किया है। इससे आपको भी पता चलेगा कि आप अपने फ्रेंड्स के बीच में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपने कितना सीखा है, आपकी स्पीड कितनी बढ़िया है, एक्यूरेसी कितनी बढ़िया है आंसर्स को अटेम्प्ट करने में। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अदर देन दैट यू कैन अटेम्प्ट द स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को फंड भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे जब आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करेंगे। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड इंद्र व्हेन यू आर गोइंग टू एनरोल द any of the batch. Use the code INDR, all right, and you can connect with us through the सोशल स्कूल टेलीग्राम चैनल। सोशल स्कूल का टेलीग्राम चैनल है जिसके थ्रू भी आप प्रॉपरली कनेक्ट हो सकते हैं।
ठीक है, आपको जो भी अपडेट्स हैं आपके पर्टिकुलर बैच से रिलेटेड या आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगी। मतलब आप 11th में हैं या 12th में हैं तो जो भी नोट्स है, वीडियोस हैं या जो भी आगे की स्ट्रेटजी शेड्यूल्ड है वो आपको पता चल जाएगी। क्लियर है? व्हेन यू ज्वाइन दी सोशल स्कूल टेलीग्राम चैनल। तो इस तरीके से टाउन्स एंड ट्रेड्स का जो टॉपिक था हमारा उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अगले टॉपिक के साथ जल्दी से मिलते हैं, तब तक बने रहो सोशल स्कूल के साथ। थैंक यू।